कमल कुमार की इस बात को सुनकर सोनाली सोच में पड़ गई थी। उसके सामने आज से पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं आई थी। वह एक स्ट्रांग महिला थी और अपने डिसीजन पर अड़ी रहने वाली भी थी। हर परिस्थिति में उसके डिसीजन सही रहते थे, जिस पर वह ज्यादा सोचती भी नहीं थी। लेकिन आज जो परिस्थिति उसके सामने आई थी उस पर उसका दिमाग बहुत विचलित हो रहा था और वह सोच ही रही थी कि सृष्टि उसे कहती है कि अगर सौदा मंजूर है तो समझो हमने समर को यहाँ आने के लिए मना लिया। जब ये सारी बातें चल रही थी, संदीप रावत भी वहीं पर था और सारी बातें सुन रहा था। लेकिन वह समर की ताकत को अच्छी तरह पहचान चुका था, इसलिए उसने बीच में कुछ न कहना ही सही समझा। और वह ये भी जानता था कि अभी सोनाली उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगी, क्योंकि समर के बारे में ना बताने को लेकर वो पहले ही उसे नाराज थी। उधर सोनाली यह बात अच्छी तरह समझ गई थी कि अब उसके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसे मयंक की जान बचाने के लिए सृष्टि और कमल कुमार की बात मानना ही पड़ेगी। मगर फिर भी सृष्टि और कमल कुमार के आगे झुकना स्वीकार नहीं कर रही थी। अभी भी सोच रही थी कि कोई तो तरीका होगा जिससे वह उनकी बात भी ना माने और समर को भी यहाँ ले आए। सोनाली कमल और सृष्टि के ऑफर को सुनकर सोच में पड़ गई थी। उसे समर की जरूरत थी और कमल और सृष्टि यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए कमल और सृष्टि ने सोनाली के सामने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात रखी थी। कमल और सृष्टि की फैमिली चारों फैमिली में सबसे कम पावरफुल थी और यही मौका था कि वो सोनाली की इस मजबूरी का फायदा उठाकर खुद को पावरफुल बना ले। इस डील में कमल कुमार की फैमिली और सृष्टि की यादव फैमिली दोनों ही पावरफुल हो जाती। ये बात सोनाली को भी पता थी कि कमल और सृष्टि अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए यह बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें मौका नहीं मिलेगा तो वहां 4 पावरफुल फैमिली की लीग से बाहर हो सकते थे और इसमें सबसे ज्यादा खतरा सृष्टि की फैमिली को था। इसीलिए सृष्टि इस डील को लेकर ज्यादा जोर लगा रही थी और समर के रूप में यह मौका उसके सामने आया था, जिसका उसने पूरा फायदा उठाने की कोशिश करी। सोनाली के मन में मयंक को लेकर डर बैठ गया था। उसे समर के अलावा कोई और उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी, क्योंकि समर ने 3 मिनट में जो चमत्कार करके दिखाया था और ग्रैंड मास्टर अमर को भी हराया था। उसके बाद सोनाली ने यह बात मान ली थी कि मयंक को अब समर के अलावा और कोई नहीं बचा पाएगा। मौत एक ऐसा कटु सत्य है जो इंसान जानते हुए भी नहीं मानता है। इंसान की प्रवृत्ति यही होती है कि वह इस सत्य को जितना हो सके टालने की कोशिश डालने की कोशिश करता है, और अगर इस सत्य को कोई सामने ले आता है तो मन में उठने वाला डर बहुत अलग होता है, वह चाहे खुद के लिए हो या अपने किसी चाहने वाले परिजन के लिए। और यही डर सोनाली को मयंक के लिए लग रहा था, मगर इस डर का इलाज सोनाली को समर के रूप में दिख रहा था, जो अभी अभी उसके सामने से निकल गया था। और इसीलिए सोनाली सृष्टि और कमल की बात को बड़ी गौर से सुन रही थी। वहीं पर सृष्टि और कमल का परिवार स्टेटस में सोनाली के परिवार से थोड़ा नीचे था। सोनाली कभी किसी के सामने नहीं झुकती थी, लेकिन उसे समर के सामने झुकते देख सृष्टि और कमल कुमार को लगा कि उनको इस बात का फायदा उठाना चाहिए। अगर सोनाली उनके ऑफर को मान लेती तो उनके लिए बहुत फायदेमंद रहता और चारों परिवार में उनका स्टेटस और बढ़ सकता था। सृष्टि सोनाली को यकीन दिलाती है कि अगर यह डील उसने मान ली तो उसे भी बहुत फायदा हो सकता है और मयंक की जान बच जाएगी। सो अलग ये बात सुनकर सोनाली गंभीर विचार से सोच में पड़ जाती है, क्योंकि एक तरफ उसका भतीजा मयंक था जिसकी जान अभी खतरे में थी और दूसरी तरफ वहीं पर उसका स्टेटस और पावर। सोनाली को सोचते देख सृष्टि और कमल दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मानो आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कह रहे हो कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखते हैं कि सोनाली के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज है, पैसे, स्टेटस, पावर या उसका भतीजा मयंक। यहाँ पर सोनाली सोचती ही रहती है कि अचानक सृष्टि उसे बोलती है कि वैसे भी वह जमीन पर किराए का अधिकार तो आपका ही रहेगा, इसमें सोचने की क्या बात है, इसमें आपका भी फायदा होगा। सृष्टि को अभी नहीं पता था किस समर उसकी बात मानेगा या नहीं, क्योंकि वह भी समर को सिर्फ 2 दिन से ही जानती थी, लेकिन उसे इस मौके की तलाश कब से थी और वह अब समर को मनाने के लिए अपना पूरा जोर लगाने के लिए तैयार थी। समर कमल कुमार के दोस्त का दामाद था। इस बात का फायदा उठाकर कमल कुमार समर को मनाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसे ये भी पता था कि समर का नेचर कैसा है। उससे यह बात का संदेह था कि समर मानेगा कि समर मानेगा भी या नहीं। लेकिन आज जो स्थिति इन सबके सामने आई थी उसने एक बात साबित कर दी थी कि वक्त हर किसी की परीक्षा लेता है। जहाँ सोनाली एक तरफ लाचार थी, वहीं दूसरी तरफ कमल और सृष्टि उसकी लाचारी का फायदा उठाने के लिए तैयार थे। सोनाली ने अपने आप को इतना लाचार कभी महसूस नहीं किया था। उस लगता था कि वह अपने पैसों की ताकत से कैसे भी मुसीबत का सामना कर सकती थी और हर चीज को पैसों से खरीदा जा सकता था। हर दुख पैसों से दूर हो सकते हैं और हर एक इंसान की भी कुछ ना कुछ कीमत होती है जिसे हम पैसों की ताकत से खरीद सकते थे। लेकिन 100 करोड़ ऑफर करने के बाद भी समर ने जब इनकार किया, तब सोनाली की इस सोच पर कड़ा प्रहार हुआ था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, उसके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंची थी और उसके दिमाग ने काम करना भी बंद कर दिया था। सोनाली ने अपने आप को इतना असहाय है जीवन में कभी महसूस नहीं किया था जितना कि वह आज महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं था। चारों पावरफुल परिवारों में सृष्टि और सूरज यादव का परिवार सबसे नीचे था। सृष्टि को डर था कि उसके परिवार का स्टेटस कभी भी छीन सकता था। चारों परिवार के लीग से वहां कभी भी बाहर हो सकते थे और वह उसके परिवार के साथ ऐसा नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसे सोनाली की मजबूरी का फायदा उठाना पड़ा था। वह जानती थी कि ऑक्शन में वह अकेली जमीन नहीं खरीद सकती थी, इसलिए उसने सोनाली को यह ऑफर दिया था। वही कमल का परिवार भी सोनाली के परिवार से स्टेटस में बहुत नीचे था और जो डर सृष्टि को था कि उसका परिवार 4 पावरफुल परिवार की लीग से बाहर ना हो जाए, वही डर कमल कुमार को भी था। जब सृष्टि ने इस बात का फायदा उठाकर सोनाली को ऑफर दिया तो कमल कुमार ने भी सृष्टि का साथ देने का सोचा और इस ऑफर में सृष्टि के साथ जुड़ गया था।
अमर अब भी घायल ही पड़ा था और उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वहीं पर संदीप रावत यही सोच रहा था कि सोनाली मैडम जो कुछ भी कर रही है सही कर रही है। अगर मयंक को बचाना है तो समर जैसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट को ही हायर करना होगा, फिर उसके लिए कुछ भी कीमत देना पड़े। उसने समर जैसा एक मार्शल आर्टिस्ट अब तक नहीं देखा था। सृष्टि और कमल दोनों ही सोनाली पर और प्रेशर बनाते हैं और पूछते हैं कि बोलो सोनाली, तुम्हें सौदा मंजूर है या नहीं। सोनाली असमंजस में आ जाती है, उसके चेहरे पर घबराहट अलग ही जाए रो रही थी। वह कुछ बोलने जा ही रही होती है कि अचानक संदीप रावत कह देता है कि सोनाली मैडम, अगर आपको मयंक सर को बचाना है तो आपको सृष्टि मैडम और कमल कुमार सर की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि समर में जो पावर है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है और अगर मयंक सर की जान बचाने के लिए ये कीमत है तो आपको दे देना चाहिए। सोनाली संदीप को गुस्से से देखती है और उसकी गुस्सा देखकर संदीप समझ जाता है कि वह सबके सामने कुछ ज्यादा ही बोल गया और अपनी गलती के लिए सोनाली मैडम से माफी मांगता है, पर अपने गाल पर धीरे से हाथ रख लेता है। शायद उससे थोड़ी देर पहले जो थप्पड़ पड़ा था वह याद आ गया था। सोनाली यह बात जानती थी कि संदीप जो भी कह रहा है सच कह रहा है, लेकिन फिर भी उसे चुप कराने के लिए वह गुस्से से उसे देखती है। सोचते सोचते उस रूम में चक्कर काटने लगती है। रूम में फिर से सन्नाटा छा गया था। अब सृष्टि और कमल कुमार दोनों ही सोनाली के जवाब का इंतजार कर रहे थे। सृष्टि कभी कमल को देखती तो कभी सोनाली को, लेकिन सोनाली अब सोचते सोचते चल रही थी और जमीन की ओर देख रही थी, मानो बहुत गंभीर विचार कर रही हो। इसको देखकर कमल सोनाली को एक और बार कहता है कि सोनाली, जो भी तुम्हारा फैसला हो हमें जल्द से जल्द बता दो। अगर तुम चाहती हो कि समर मयंक का इलाज करें तो तुम्हें फैसला अभी लेना पड़ेगा कि तुम हमारे ऑफर को मानोगी या नहीं। सोनाली की चाल और तेज बढ़ जाती है और अचानक से वह रुकती है और कहती है कि कमल और सृष्टि, मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है। सृष्टि और कमल कुमार एक दूसरे की और बड़ी खुशी से देखते हैं और सोनाली से दोनों एक साथ फिर से पूछते हैं, क्या सच में तुम्हें यह ऑफर मंजूर है। सोनाली बिना देखे ही फिर से दोहराती है कि हाँ, मुझे तुम्हारा ये ऑफर मंजूर है, लेकिन तुम्हें समर को मयंक के इलाज के लिए मनाना होगा। सृष्टि और कमल कुमार दोनों ही खुश हो जाते हैं कि वह जो चाह रहे थे वह उन्हें होता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि सोनाली उनके आगे इतने बेबस खड़ी होगी। सोनाली को इतना बेबस आज तक किसी ने भी नहीं देखा था और अभी उसे ऐसा देखकर सृष्टि और कमल खुश लग रहे थे। सोनाली उनसे कहती है कि कल मैं क्लब हाउस में एक मीटिंग रखने वाली हूं जिसमें उन्हें समर को भी लाना पड़ेगा। अब ये काम सृष्टि और कमल का होगा कि उसे कैसे भी उस पार्टी में लाएं और अगर वह इस काम को करने में असफल होते हैं तो ये डील कैंसिल हो जाएगी। सृष्टि के दिमाग में अब यही सवाल उठ रहा था कि समर उसकी बात मानेगा या नहीं, और मन ही मन सृष्टि ने यह सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं समर को कल मीटिंग में लेकर ही आऊंगी। इसके बाद वह सोनाली को यही कहती है कि आप समर की चिंता मत करो, मैं उससे कल मीटिंग में आने के लिए कन्विंस कर लूंगी। भले ही मैं उसे सिर्फ 2 दिन से जानती हूं, लेकिन मुझे पता है कि वह मेरी बात मान जाएगा। कमल कुमार बगी सृष्टि की हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि आप हमारे 20% की चिंता करो, समर को कल मीटिंग में लाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं ना कहीं कमल कुमार समर के नेचर से भी वाकिफ था। उसे डर था किस समर कल मीटिंग में आने से मना ना कि समर कल मीटिंग में आने से मना ना कर दे। फिर भी समर कमल कुमार को अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट लग रहा था। अब सृष्टि और कमल कुमार के दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही थी कि वह कल मीटिंग के लिए समर को कैसे मनाएंगे। क्या समर उनकी बात मानेगा या जैसा बर्ताव अभी यहाँ करके गया वैसा ही करेगा। इस सवाल का उत्तर ना तो सृष्टि जानती थी ना ही कमल कुमार। सोनाली कमल कुमार और सृष्टि से कहती है कि अगर कल समर यहां आकर मयंक की जान बचाने के लिए हाँ करता है उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का 20% तुम दोनों को मिलेगा। जैसे ही समर वहां से निकलता है वो सीधे होटल चले जाता है, वही होटल जहां पर ईशा रुकी हुई थी। अब रात के 8 बज चुके थे। समर ने काफी साल बाद अपनी शक्तियों का उपयोग कर अपने हाथों में चिंगारी लाई थी। वह अब काफी ज्यादा थक चुका था। वह होटल के रूम में जाकर सीधे सोना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि मुंबई में अब कुछ भी हो सकता है, कोई भी उसकी जान का दुश्मन बन सकता है, इसलिए उसे सोने से पहले अपनी एनर्जी रिस्टोर करना जरूरी था। वह अपने रूम में जाता है और एक आसन जमीन पर बिछाकर उस पर बैठ जाता है। वह अपने सामने एक घड़ी रखता है जिसकी टिक टॉक की आवाज़ बाकी घड़ियों से ज्यादा थी। वह घड़ी उसे अपना ध्यान एकांतरित करने में मदद करती थी। वह उस घड़ी के पास एक अगरबत्ती लगता है और आसान पर बैठे बैठे अपनी आंखें बंद कर ध्यान में चले जाता है। कुछ 2 घंटे बाद वह ध्यान से उठता है और सीधे पलंग पर जाकर लेट जाता है। रात के करीब 2 बजे उसके फिर से वही सपना आता है। वह सपने में देखता है कि उसके गरुड़ सेना के साथियों पर उनके दुश्मन हमला करते हैं। उस हमले में समर के सारे साथी एक के बाद एक मारे जाते हैं और वह अपने साथियों की मदद नहीं कर पाता। लेकिन इस बार उसे सपने में एक दृश्य नया दिखा था। जब समर के सारे साथी मर जाते हैं, उसका खास दोस्त जब अपने प्राण त्याग रहा होता है, समर उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, प्लीज दोस्त, प्लीज मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, प्लीज थोड़ा हिम्मत रख, हमेशा की तरह मेरे साथ रहो, मैं तुम लोगों के बिना नहीं जी पाऊंगा, प्लीज हिम्मत रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। समर के दोस्त के सीने में गोली लगी थी। वह जानता था कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। वह समर का हाथ पकड़ते हुए हकलाते हुए समर से कहता है, हमारी मौत का बदला जरूर लेना। इतना कहते ही उसकी जिंदगी उसका सांस छोड़ देती हूँ। इतना भयानक स्वप्न देख समर की नींद अचानक खुल जाती है। वह पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके चेहरे से गुस्सा साफ झलक रहा था। वह मन कहता है, मैं दुश्मन से बदला लेकर ही रहूंगा दोस्त, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ा। समर की नींद अब उड़ चुकी थी, लेकिन वह अपने रूम के पंखे की ओर देख कुछ सोचने लगता है। करीब 1 घंटे के बाद उसे अपने आप नींद आ जाती है। देखते ही देखते अब सुबह हो चली थी। होटल रूम की खिड़की आई सूरज की रोशनी समर के चेहरे पर पड़ रही थी। समर अपनी आंखें मिचलाता हुआ पलंग से खड़े हो उठता है।
अब समर की सारी एनर्जी रिस्टोर तो हो चुकी थी, लेकिन समर कांच के सामने खड़ा होकर खुद से कहता है मुझे जोधपुर जाकर अपनी एनर्जी रिफाइन करने की कोई तरकीब सोचना होगी, वरना मेरा लोगों से इस तरह लड़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर हर लड़ाई के बाद मैं ऐसे थक जाऊंगा तो कैसे अपने दोस्तों का बदला ले पाऊंगा। मन ही मन इतना कहकर वह नहाने चले जाता है। नहाकर वह अपने साधारण वस्त्र धारण करता है और टेबल पर अपना रखा हुआ फोन उठाकर चेक करता है। वह से ही फोन उठाता है, वह अपने फोन में देखता है कि उसके फोन में करीब 30 मिस कॉल पड़े हुए हैं, जिसमें से आधे मिस कॉल ईशा के थे और आधे किसी अननोन नंबर से आए हुए थे। समर ईशा के इतने मिस कॉल्स देखकर डर जाता है। वह खुद को कोसते हुए मन ही मन सोचता है कि उसे होटल में आने के बाद ईशा से बात करना चाहिए थी। उसे ईशा को सारी बातें बता देना चाहिए थी। वह ईशा को बिन बताए ऑक्शन में गया था। वह ये सोचकर दुखी होता है कि पता नहीं ईशा उसके बारे में क्या सोच रही होंगी। उसे रियलाइज होता है कि उन लोगों के चक्कर में जो उसकी जिंदगी में इतने मायने नहीं रखते, वह ईशा को छोड़कर चला गया था। वही ईशा जिससे वह प्यार करता था। वह ईशा को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। वह उसी वक्त ईशा को कॉल बैक करता है, लेकिन ईशा का फोन स्विच्ड ऑफ था। समर और डर जाता है और भागता हुआ ईशा के रूम के दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। काफी देर तक खटखटाने के बाद भी ईशा दरवाजा नहीं खोलती। समर अब काफी ज्यादा डर चुका था। वह कमरे के बाहर से ही दरवाजा खटखटाते हुए ईशा से कहता है, ईशा देखो, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूर है। प्लीज दरवाजा खोलो। ईशा समर का कोई जवाब नहीं देती। समर अब काफी डर चुका था। उसे ईशा की चिंता हो रही थी। समर के पास दरवाजा तोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वह जैसे ही दरवाजा तोड़ने वाला होता है, उसे एक कॉल आता है। समर अपने जेब से अपना फोन निकालता है और देखता है कि उसे कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। वह जैसे ही कॉल उठता है, कॉल के उस तरफ से एक महिला गंभीर आवाज में समर से कहती है, मिस्टर समर, लगता है आप बहुत ज्यादा बिजी आदमी है। समर उस महिला से कहता है, कौन है आप मैडम। वो महिला समर को जवाब देते हुए कहती है, मैं कौन हूँ कौन नहीं उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है समर। मैं बिना वक्त बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आती हूँ। अब मैं जो कहने जा रही हूँ वह तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारी ईशा डार्लिंग मेरे कब्जे में है और मैं तुमसे। इससे पहले कि वह औरत अपनी बात खत्म कर पाती, समर गुस्सा करते हुए उस पर चिल्लाकर कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम। वह औरत हंसते हुए समर से कहती है, चिल्लाओ मत, चिल्लाने से तुम्हारी ईशा छूट नहीं जाएगी। मुझे तुमसे कुछ चाहिए और अगर तुमने वह मुझे दिया तो मैं तुम्हारी ईशा को सही सलामत छोड़ दूंगी। समर उस औरत से कहता है, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, ना मेरे पास पैसा है ना मेरे पास कोई पावर, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। वह औरत समर की बातों पर मुस्कुराते हुए उससे कहती है, मैं इस बात से भली भांति वाकिफ हूँ मिस्टर समर की आप ग्रैंड मार्शियल आर्टिस्ट है। मुझे बस सोनाली अग्रवाल की जान चाहिए। अगर आप उसे मार देते हैं तो मैं ईशा को छोड़ दूंगी और अगर तुम ये काम नहीं कर पाए तो मैं ईशा की जान ले लूंगी। समर उस औरत से कहता है, तुम अग्रवाल परिवार की दुश्मन हो है ना। वह औरत समर से कहती है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं कौन हूँ कौन नहीं उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ईशा को सही सलामत देखना चाहते हैं तो आपको सोनाली अग्रवाल की जान लेनी होगी, वरना। उस औरत की बात सुन समर उस औरत पर चिल्लाते हुए कहते हैं, ईशा को एक खारोंच भी नहीं आनी चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। वह औरत समर से कहती है, मैंने कहा ना, तुम बस सोनाली अग्रवाल का कत्ल कर यह जॉब खत्म करो और मैं ईशा को छोड़ दूंगी बिना उसे कोई हानि पहुंचाए। समर उस औरत से पूछता है, क्या गारंटी है कि तुम जो कह रही हो वह सच है। मैं कैसे मान लूं ईशा तुम्हारे कब्जे में है, और अगर है भी तो इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे सोनाली अग्रवाल को मारने के बाद तुम ईशा को छोड़ दोगी। वह औरत समर से कहती है, तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा ऑप्शन भी क्या है समर। मैं जो कह रही हूँ वह तुम्हें करना ही होगा, वरना बात ईशा की जान पर आ जाएगी और मैं अपनी बात की बहुत पक्की हूँ। समर अपना गुस्सा शांत करते हुए उस औरत से पूछता है, ठीक है, मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना होगा। वह औरत समर को जवाब देते हुए कहती है, तुम्हें कुछ ही देर में एक इन्विटेशन आएगा सोनाली अग्रवाल की तरफ से। वह तुम्हें एक मीटिंग में बुलाएगी। तुम्हें बस उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर उस मीटिंग में जाना है। आगे तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, और हाँ, अगर तुम ईशा को सुरक्षित देखना चाहते हो तो जल्द से जल्द ये काम करो। इतना कहकर वह औरत कॉल कट कर देती है। समर उसी नंबर पर उसे वापस कॉल करता है, लेकिन अब उस औरत ने अपना फ़ोन बंद कर लिया था। समर मन ही मन सोचता है कि इन पावरफुल फैमिलीज के झगड़ों में पड़कर उसने बहुत बड़ी गलती की है। पहले तो उसे लगता था कि शायद कुछ लोग इन फैमिलीज से बस जलते होंगे, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। अब वो इन्वॉल्व हो चुका था। वह सोचता है कि वह अकेले इस मैटर से निपट नहीं पाएगा, उसे किसी ना किसी की मदद लेनी ही होगी। समर अपने रूम में जाता है और अपने पलंग पर बैठकर तृप्ति कुमार को कॉल करता है। 3-4 रिंग जाने के बाद तृप्ति कुमार समर का कॉल उठाकर कहती है, तुम्हारी मुझे सुबह सुबह उठाने की आदत कब जाएगी समर। तुम जानते हो कि मैं एक नाइट आउल हूँ, रात में जागती हूँ और दिन में सोती हूँ। समर के चेहरे पर गुस्से और चिंता के भाव थे। समर हर चीज से शांतिपूर्वक तरीके से डील करना जानता था, लेकिन अब बात ईशा तक पहुंच चुकी थी। वह तृप्ति से कहता है, तृप्ति, मैं तुमसे आयु करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। जल्दी से अपने पिताजी को यहाँ पर भेजो, मुझे उनसे एक बेहद जरूरी बात करनी है। समर तृप्ति को सारी बात नहीं बता सकता था। तृप्ति पहले ही काफी बातों से अनजान थी और ना ही उसने समर का असली रूप देखा था। वहीं दूसरी ओर कमल कुमार समर की शक्तियों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। कमल कुमार सारी बातें अच्छे से जानता था और एक पावरफुल इंसान भी था, इसलिए समर कमल कुमार से सुझाव लेना चाहता था। समर खुद पर काफी गुस्सा था। वह मन ही मन खुद को कोस रहा था। वह सोचता है कि जब उसे पता था कि ईशा पहले से ही खतरे में है, वह ऑक्शन में ईशा को छोड़कर क्यों गया।
उसने ऑक्शन में जाने के बाद और दुश्मन बनाकर खुद के साथ साथ ईशा को भी मुसीबत में डाल दिया था। समर को अपनी फिक्र कभी नहीं थी। समर हर परिस्थिति से डील कर सकता था, लेकिन वह कभी नहीं चाहता था कि उसकी गलतियों की वजह से ईशा की जान मुसीबत में आए। समर की बात सुन तृप्ति समर से पूछती है, क्या हुआ है? तुम मुझे भी बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। समर तृप्ति से कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे पिताजी से ही बात करना है, तुमसे नहीं। समर की बात सुन तृप्ति को गुस्सा आ जाता है। ऑक्शन के दौरान कमल कुमार ने तृप्ति को बताया था कि वह उससे कुछ बातें उसकी सेफ्टी के लिए छुपा रहा है और अब समर तृप्ति को सारी बात बताने से मना कर रहा था। तृप्ति समर से कहती है, आखिर चल क्या रहा है तुम लोगों का? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं जो तुम मेरी सेफ्टी के लिए मुझसे महत्वपूर्ण बातें छुपाओ। मैं जानना चाहती हूं, मुझे बताओ समर। समर तृप्ति को शांत करवाते हुए उसे कहता है, तृप्ति मैं सच में अभी कोई बहस करने के मूड में नहीं हूं। तुम प्लीज अपने पापा को जितनी जल्दी हो सके यहाँ भेजो। तुम्हारे पिताजी ने तुमसे सही ही कहा है, तुम्हें हर चीज़ जानना ज़रूरी नहीं है। तृप्ति समर से कहती है, कैसे नहीं है ज़रूरी? अगर यह बात मेरे परिवार की है तो मुझे जानने का अधिकार है। मैं पापा को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, लेकिन मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगी। मैं जानकार रहूंगी कि तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो। इतना कहकर तृप्ति गुस्से में कॉल कट कर देती है। कमल कुमार ही अभी एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिस पर समर इस मुसीबत की घड़ी में विश्वास कर सकता था, इसलिए उसने सबसे पहले कमल कुमार को ही फ़ोन किया। लेकिन तृप्ति की जिद की वजह से वो चल रही परेशानी में और परेशान हो गया। वो तृप्ति को नहीं बता सकता था कि वो किन परेशानियों में है और उसकी असली पहचान क्या है। अभी वो सिर्फ एक बात जानता था कि उसे जल्द से जल्द कमल कुमार से मिलना है। हालांकि कमल कुमार पर भी पूरी तरह विश्वास करना सही नहीं था, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं उसके साथ हो रही थी उसमें वो किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता था। किसी पर भी विश्वास करने का मतलब था खुद की जान को जोखिम में डालना। लेकिन समर कमल कुमार के कई फैसले से सहमत रहता था, इसलिए वो कहीं न कहीं उस पर विश्वास करता था और अभी उसके सामने कमल कुमार से मदद लेने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि कमल कुमार शुरू से ही उसके साथ था और ज़्यादातर चीज़ें उसके सामने ही हुई थी। यहाँ तक कि ये भी कि किस तरह ऑक्शन में समर की लड़ाई हुई थी। जैसे ही समर की कमल कुमार से फ़ोन पर बात होती है, कमल कुमार उसे पूछता है कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, सब ठीक तो है? समर सारी बात कमल कुमार को बताता है और कहता है कि इन परिवारों की लड़ाई के बीच वो बुरी तरह से फंस चुका है और उसके चलते अब उसका परिवार इसे भुगत रहा है। इसी कारण अब ईशा की जान को खतरा है। ये बात सुनने के बाद आमतौर पर शांत रहने वाला कमल कुमार अचानक से चिल्लाता है, मानो उसने अपना आप ही खो दिया हो। कुछ देर बाद वह एक लंबी सांस लेता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है। कमल कुमार कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये चल क्या रहा है। आखिर वो कौन है जो ऐसा घटिया काम कर सकता है? समर कमल कुमार को ध्यान से देख रहा था, उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। वो समझ गया था कि कमल कुमार को मदद के लिए चुनकर उसने कोई गलती नहीं की है। उसे इस बात का विश्वास था कि कमल कुमार दिखावा नहीं कर रहा है। इसके बाद समर की सारी बात सुनकर कमल कुमार उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये काम किसी एक आदमी का नहीं है, क्योंकि किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो तुमसे दुश्मनी मोल ले। मुझे अफसोस है कि पिछले दिनों जो भी हुआ उसका खामियाजा तुम्हारे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। एक बात बताओ, तुम्हारी आखिरी बार बात कब हुई थी ईशा से? कमल कुमार की बातें सुन समर दुखी होते हुए कहता है कि मैं पिछले कई दिनों से ऑक्शन में चल रही लड़ाइयों में घिरा हुआ था, जिसके कारण उसने ईशा से भी कई झूठ बोले। जब कल की लड़ाई के बाद मैं थका हुआ होटल पहुंचा तो मुझे कुछ भी याद नहीं था, नहीं मैंने अपना फ़ोन देखा और अपना काम खत्म होते ही मैं सो गया। जब सुबह उठकर देखा तो उसमें ईशा के मिस कॉल्स थे। जब मैंने कॉल बैक किया तो उसका फ़ोन बंद आया और ये सारी घटना हो गई। अगर मैं समय से उसका फ़ोन देख लेता तो आज वो सेफ होती। कमल कुमार पूरी बात सुनने के बाद कहते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा पता लगाने की फ़ोन किसने किया है और ईशा अभी किसके कब्जे में है, क्योंकि ईशा को किसी ऐसे ही व्यक्ति ने किडनैप किया है जो तुम्हें अच्छी तरह जानता है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि सोनाली को मारकर उस किडनैपर को क्या मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ ईशा शनाया के कब्जे में है। ईशा कहती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आखिर तुम मुझे क्यों यहाँ लेकर आए हो और समर कहाँ है? ईशा की बात सुनकर शनाया जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, तुम कितनी भोली हो, क्या तुम्हें तुम्हारे पति ने इतना भी नहीं बताया कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है? शनाया ईशा से कहती है, हम तो तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, अगर तुम नहीं होती तो हम तो हार ही चुके थे। तुमने तो आकर हमारा काम ही आसान कर दिया, क्योंकि तुम भी जानती हो तुम्हारा पति समर कितना ढीठ है। उसे हराना क्या, हराने की सोचना भी नामुमकिन है, लेकिन हर इंसान की एक न एक कमजोरी तो जरूर होती है। जैसे किसी के लिए पैसा तो किसी के लिए जान। जैसे तुम्हारे लिए समर वैसे ही समर के लिए तुम। अब समर वही करेगा जो हम चाहेंगे। बेचारा समर कितने बुरे तरीके से परिवारों की राजनीति में फंस चुका है कि चाहकर भी बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन क्या करे, सारी गलती उसी की है। शानाया अपने लोगों से कहती है कि ईशा को दूसरे कमरे में ले जाओ, ये अपने पति की मौत की प्लानिंग की कहानी सुन नहीं पाएगी। वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। ईशा गिड़गिड़ाती है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और कुछ आदमी आकर उसके मुंह पर पट्टी बांधकर उसे वहां से ले जाते हैं। शनाया अपनी प्लानिंग बताते हुए सूरज यादव से कहती है, जाओ और एक शुभ काम करके आओ, तुम्हारा काम है मयंक अग्रवाल से टीम अप करना, क्योंकि उसका भी निशाना समर है और हमारा भी। अगर हम साथ मिल गए तो हम समर को आसानी से हरा देंगे। तुमने सुना तो होगा ही, एकता में बड़ी ताकत होती है। इस कहावत को सच करने का समय आ गया है, क्योंकि हमने अलग अलग होकर समर को खत्म करने की कोशिश कर ली और हमारे हाथ निराशा के अलावा कुछ नहीं लगा। मिली तो केवल हार, इंसल्ट, अब और नहीं।
तो मेरे प्यारे साथियों, आगे प्लान कुछ यूँ है कि जैसा कि मैंने समर से फ़ोन पर कहा कि वो सोनाली को मारेगा, तो आज जब समर सोनाली को मारने के लिए हमला करेगा तभी मयंक जाकर सोनाली की जान बचाएगा। ऐसा करने से हम एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। पहला, जब मयंक सोनाली की जान बचाएगा तो वह समर को मार देगा। दूसरा, हम सोनाली की नज़रों में अच्छा बन समर से बदला भी ले लेंगे और तब जाकर हमें हमारे अपमान का बदला मिलेगा। तो बताओ कैसा लगा मेरा प्लान? सूरज यादव पूछता है कि क्या ये योजना काम करेगी, क्योंकि समर बहुत चालक है। अगर योजना किसी भी कारण उजागर हो गई तो हम सब बुरी तरह फंस जाएंगे। सूरज की बात सुनकर शनाया आग बबूला हो जाती है और कहती है कि मैंने कुछ सोच के ही इतना बड़ा प्लानिंग किया होगा ना सूरज। क्या मैं नहीं जानती कि समर कितना चालाक है, या तुम मुझे कमज़ोर खिलाड़ी समझते हो? और वैसे भी तुम लोगों को किस बात का डर है? अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं पूरी जिम्मेदारी में लेने को तैयार हूँ। अगर ये प्लान काम नहीं करता तो हम कुछ और सोचेंगे, लेकिन समर से बदला लेके रहेंगे। हम सब एक ही नाव में सवार है, पर यकीन मानो मैं तुम लोगों को डूबने नहीं दूंगी। हाँ, लेकिन मैं कितना ही कह लूँ, चिंता तो मुझे इस बात की है कि समर को हर बार कोई न कोई मदद कर लिए मिल ही जाता है। और अभी उसके पास जो सबसे मजबूत कड़ी है वो है कमल कुमार, क्योंकि समर का इस परिवार से अच्छा रिश्ता है। कमल कुमार उसकी मदद जरूर करेगा। जैसे कि कमल कुमार को समर की परेशानी का पता चलेगा, वो चुप नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। हम उसके हल्के में नहीं ले सकते। सबसे पहले उसका कुछ सोचो, और सब तो ठीक है, वो हमारे ठिकानों के बारे में भी जानता है। इसीलिए हमें होशियारी से काम करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। किसी भी तरह हमारा प्लान बाहर नहीं जाना चाहिए, और अगर मुझे पता चला कि किसी ने गद्दारी की है तो जानते ही कि उसके साथ क्या होगा। सबसे पहले ईशा को हमें ऐसी जगह छुपाना होगा जहां समर न पहुंच सके, वरना सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। और वैसे भी एक दिन की ही बात है, आदमी कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन के भीतर ईशा को नहीं ढूंढ पाएगा, चाहे कमल कुमार हो या समर। ये सब बातें कहकर शनाया ने खुद को शांत करने की कोशिश की। इसके बाद शनाया एक गहरी सोच में डूब गई। काफी देर सोच विचार करने के बाद उसने कहा कि जब हम इतनी चालाकी से चाल चल ही रहे हैं तो क्यों ना एक काम और किया जाए। योजना को उजागर होने से रोकने के लिए मैं आज के होने वाले भोज में भी शामिल नहीं होंगी। कुछ गलत कदम उठाने से अच्छा है हम अभी कोई कदम ही ना उठाए, इस तरह कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। कुछ देर में मयंक अग्रवाल भी वहां आ जाता है। वह शनाया की बात सुनकर कहता है, शनाया ठीक कह रही है, अभी हम सबका टारगेट समर है और उसे खत्म करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर हम सब साथ मिल जाते हैं और अपने विचारों को मिला लेते हैं तो समर को खत्म करना सबसे आसान ही जाएगा। शनाया तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भोजन पर ना आने का फैसला बिल्कुल सही है। मैं भी अपने आदमियों को कहकर सारे इंतजाम कर देता हूं ताकि समर अपने साथ किसी भी तरह के हथियार ना ला पाए। भोज में आने वाले सभी लोगों की तलाशी ली जाएगी, लेकिन मेरे आदमियों के पास पहले से ही हथियार होंगे। मयंक की बात सुनकर शनाया कहती है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना है जिससे उसकी शक्तियों के उपयोग से पहले ही हम उसे खत्म कर दें। शनाया की बात सुनकर मयंक हंसते हुए कहता है कि तुम यूं तो बहुत समझदार हो, पर क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि समर की मार्शल आर्ट कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वो राइफल को चकमा नहीं दे सकता। आज समर का अंत पक्का है। और हाँ, जब वो सोनाली को मारने के लिए आगे बढ़ेगा तब मैं उस पर हमला करूंगा और उसी वक्त मेरे आदमी पीछे से उस पर गोली चला देंगे। इस तरह समर भी मर जाएगा और हम सोनाली की नज़रों में अच्छे साबित हो जाएंगे। प्लान से खुश होकर सभी हाथ मिलाते हैं और जोर से हंसते हैं। दूसरी तरफ समर अब भी ईशा को लेकर परेशान है। वह खुद को इन सब के लिए जिम्मेदार मानकर खुद को कोस रहा है। वह जैसे ही कमल कुमार की गाड़ी को आता देखता है, उसे लगता है कि कमल कुमार जरूर कोई ना कोई खबर लेकर आए होंगे। वो तुरंत गेट खोलकर अंदर बैठ जाता है और बड़ी ही आशा से उसकी एयर देखने लगता है। कमल कुमार निराश थे क्योंकि वो अभी तक ईशा का पता नहीं लगा सके थे। उनकी निराशा देख समर समझ गया था कि अभी काम नहीं बना है, पर समर ये भी समझ गया था कि कमल कुमार उसकी तरफ ही है, वो झूठ नहीं बोल रहे। कमल कुमार कहते हैं, मुझे अफसोस है कि मैं अभी तक कोई जानकारी नहीं ला पाया। वो समर के कंधे पर हाथ रख उसे दिलासा देते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हम ईशा को ढूंढ लेंगे। तुम ये बताओ कि जब तुम्हें फोन आया तो किडनैपर ने की कहा? समर काफी देर कमल कुमार की तरफ देखता है और फिर निराशा भरी आवाज में कहता है कि जिसने भी उसे फोन किया था उसने ईशा को छोड़ने के बदले में आज जो भोज होने वाला है उसने सोनाली की जान लेने का सौदा किया है। इतना कहकर समर ने गहरी सांस ली और अनपे दोनों हाथों से मुंह को ढक लिया। कमल कुमार यह बात सुनकर सिहर उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। जान लेने की बात सुनकर वो सन रह गया था। उसने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है और अमर के साथ हुई लड़ाई के बाद की स्थिति तुम भी जानते हो। अब तुम्हारे ऊपर सभी लोगों द्वारा कड़ी नजर रखी जाएगी। तुम गलती ना भी करो तो लोग तुम्हें फंसा सकते हैं, और वहां इतनी सिक्योरिटी में सोनाली तक पहुंचना यह असंभव है। तुम भी जानते हो कि सोनाली को मारना उतना ही मुश्किल है जितना मरने के बाद स्वर्ग मिलना। और तुम क्यों मारोगे उसे? और उसे कोई और भी क्यों मरेगा? आखिर उससे किससे दुश्मनी हो सकती है? देखो समर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि मुझे डर है कि कोई ग्रैंड मास्टर है जो किडनैपर का सपोर्ट कर रहा है। समर कमल कुमार की बातें सुनकर कहता है कि आप मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, मैं आपसे सपोर्ट मांगने आया हूँ, आप मेरे अंदर डर पैदा ना करें। कमल कुमार खुद को शर्मिंदा महसूस करता है और कहता है, मैं माफी चाहता हूँ समर। तो ठीक है, मैं ईशा को ढूंढने और किडनैपर का पता लगाने के लिए अपने आदमियों को भेजता हूँ। समर सहमति में सर हिलाता है और आगे की योजना के बारे में सोचने लगता है। जब समर कमल कुमार को बताता है कि ईशा को किसी ने किडनैप कर लिया है, कमल कुमार के चेहरे पर चिंता और गुस्से के भाव थे। कमल कुमार के चेहरे में भाव देखकर लग रहा था कि वह वाकई में यह बात सुनकर शॉक्ड है। कमल कुमार समर से कहता है, किसने किया है उसे किडनैप? क्या तुम उसका नाम जानते हक? समर कहता है, नहीं,
मैं यह नहीं जानता कि ईशा को किसने किडनैप किया है, लेकिन जिसने मुझसे बात की थी वो एक औरत है। कमल कुमार जानता था कि ईशा को किडनैप कर बदले में कोई समर से कुछ बड़ा काम करवाना चाहता है। कमल कुमार समर से पूछता है क्या मांगा है उस किडनैपर ने तुमसे? समर एक लंबी सांस लेते हुए कमल कुमार से कहता है उसने मुझे सोनाली अग्रवाल की जान लेने को कहा है। कमल कुमार यह बात सुनकर डर जाता है। वह समर की शक्तियां देख चुका था और समर की आंखों में ईशा के लिए प्यार भी। कमल कुमार को यह डर था कि कहीं समर ईशा के लिए सोनाली अग्रवाल की जान ना ले ले। कमल कुमार समर से पूछता है तुम सोनाली का खून करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम एक खतरनाक स्थिति में पड़ जाओगे। सोनाली अग्रवाल बहुत ही पावरफुल महिला है, यहाँ तक कि मैंने सुना है कि वह एक ग्रैंड मास्टर को भी जानती है। अगर तुमने सोनाली को किसी भी तरीके से हानि पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारी जान पर तो बात आएगी ही आएगी, लेकिन ईशा और शेखावत परिवार भी मुश्किल में पड़ जाएगा। समर बड़ी ही गंभीर आवाज में कहता है नहीं, घबराइए मत, मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता। आप बस ईशा को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए, बाकी लोगों से मैं निपट लूंगा। कमल कुमार समर से कहता है ठीक है, मैं अभी ही कुछ लोगों को ईशा को ढूंढने के लिए कहता है, तुम फिक्र मत करो, हम ईशा बिटिया को जल्द ही ढूंढ लेंगे। समर कमल कुमार से पूछता है ये कल जो सोनाली अग्रवाल ने सेलिब्रेशन मीटिंग रखी है ये किस लिए है? कमल कुमार समर को बताता है कि सोनाली ने मीटिंग इसलिए रखी है क्योंकि वह ऑक्शन में ग्रीनलैंड जीत गई है, उसी का जश्न मनाने के लिए उसने वह मीटिंग रखी है। लेकिन एक और बात है। समर कमल से पूछता है कैसी बात, क्या वो बात मुझसे रिलेटेड है? कमल कुमार समर से कहता है हाँ, कल जो हुआ सोनाली तुमसे उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती थी। समर कमल से कहता है क्यों? कल तो वो अमर के हाथों मुझे मरवा देना चाहती थी और आज वो मुझसे माफ़ी मांगना चाहती है, भला ऐसा क्यों? कमल कुमार समर से कहता है वो उस गैंग को लेकर पहले ही बहुत परेशान है जो मुंबई के पावरफुल लोगों के पीछे पड़ी हुई है, इसलिए वो तुम्हें गुस्सा दिलाकर तुम्हें अपना दुश्मन बनाना इस हालत में सही नहीं समझती है। उसने तुम्हारी ताकत देख ली है, शायद वह चाहती है कि तुम उसका साथ दो। समर कमल कुमार की बात सुन उससे कहता है नहीं, मुझे लगता है वो मुझसे और भी कुछ चाहती है, जैसे उसके भतीजे के शरीर में से वह जहर पूरी तरह निकलवाना। कमल कुमार और सोनली के बीच डील हुई थी कि अगर कमल समर को मयंक अग्रवाल के शरीर में से जहर निकालने के लिए मना लेता है तो वह ग्रीनलैंड पर डेवलपमेंट का मुनाफा उसे और सृष्टि को देगी। इसलिए जब मयंक की बात आती है कमल कुमार समर से कहता है निकाल दो ना मयंक की बॉडी से पॉइजन, मेरा मतलब तुम्हें इतने से काम के लिए 1 अरब रुपए मिल रहे हैं, यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। समर कमल कुमार से कहता है मेरा काम भी छोटा मोटा नहीं है, मुझे किसी के शरीर में से जहर निकालने के लिए अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करना पड़ेगा जिससे मेरी जान भी जा सकती है। खैर वह बात अलग है कि मुझे अपने आप पर भरोसा है, लेकिन मैं उस आदमी का इलाज नहीं करूंगा। और वैसे भी जैसा आपने कहा 1 अरब कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, अगर मैंने मयंक का इलाज कर भी दिया तो भी मुझे नहीं लगता कि सोनाली अग्रवाल जैसी चतुर महिला मुझे 1 अरब देने के लिए तैयार हो जाएगी। कमल कुमार समर से कहता है वो महिला चतुर जरूर है लेकिन वह अपनी बातों से कभी नहीं मुकरती है, और 1 अरब उसके लिए तो छोटी मोटी रकम नहीं है। कल उसने ग्रीनलैंड को 700 करोड़ में खरीदा है, 100 करोड़ उसके लिए किसी समुद्र की एक बूंद की तरह है। समर कमल कुमार की बात सुन उसे कहता है तुम अमीर लोग भी काफी अजीब होते हो, इस देश में इतने ज्यादा लोग भूखे मरते हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब हो पाती, और तुम लोगों के लिए 1 अरब छोटी मोटी रकम होती है। कमल कुमार समर से कहता है तुम भी बहुत पैसे कमा सकते हो समर, तुम्हारे ससुर जी ईशा के पापा लड़ाई में और कंपटीशन में कभी विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा तेज है। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें 5 साल में अरबपति बना दूंगा। समर एक झूठी मुस्कान लिए हुए कमल कुमार से कहता है जी नहीं थैंक यू, मुझे अरबपति बनने का कोई शौक नहीं है, मैं एक सीधी सादी जिंदगी जीना चाहता हूँ। आप बस मेरा इतना काम कीजिए कि ईशा को ढूंढ लीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर समर कमल कुमार की गाड़ी से उतर जाता है और खुद से कहता है कमल अंकल से बात करके लगता है कि ईशा को किडनैप करवाने में उनका हाथ तो कहीं से कहीं तक नहीं है, बस उम्मीद है कि वह जल्द ही ईशा कहाँ है ये पता लगा पाए, वरना मुझे ही कुछ करना होगा। समर अपने रूम में जाता है और वापस ध्यान में बैठ जाता है। वह जानता था कि ईशा को बचाने और अग्रवाल परिवार से डील करने के लिए उसे कभी भी अपनी शक्तियों का उपयोग करना पड़ सकता है। वह किसी भी कीमत पर इस परिस्थिति से हारकर ईशा को खो नहीं सकता था। कुछ देर बाद समर होटल के फूड सेक्शन में जाकर फ्रूट सलाद और कॉफी पीता है। अब शाम के करीब 5 बज चुके थे। उसे सोनाली अग्रवाल की उस सेलिब्रेशन मीटिंग में जाना था। वह तृप्ति को कॉल करता है और कहता है कहाँ हो तुम, मीटिंग 6 बजे शुरू होने वाली है, हमें वहाँ वक्त पर पहुँचना है। तृप्ति समर से कहती है फिक्र मत करो, मैं बस रेडी हो रही हूँ, मुझे होटल तक आने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, मुझे तैयार होने के लिए बस आधे घंटे का वक्त और दो। इतना कहकर वह कॉल कट कर देती है। तृप्ति का घर होटल से काफ़ी दूर था। समर मन ही मन सोचता है अजीब लड़की है, इसे तैयार होने के लिए आधा घंटा चाहिए और यह कह रही है कि इतनी दूर से होटल तक सिर्फ 15 मिनट में आ जाएगी, लगता है हम काफ़ी लेट होने वाले हैं। कुछ ही देर बाद तृप्ति समर को होटल के बाहर से कॉल करती है और कहती है कहाँ हो, जल्दी आओ, हमें क्लब हाउस जल्दी पहुंचना है। समर मन ही मन सोचता है यह इतनी जल्दी कैसे आ गई, अभी थोड़ी देर पहले तो तैयार हो रही थी। समर तृप्ति की कार के पास जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। समर के होटल से अग्रवाल परिवार के क्लब हाउस की दूरी करीबन 30 किलोमीटर थी। इतने ट्रैफिक में गाड़ी चलाकर भी तृप्ति समर को क्लब हाउस सिर्फ आधे घंटे में पहुंचा देती है। समर कुछ सोच में डूबा हुआ था। तृप्ति समर से पूछती है क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, यही ना कि मैं काफ़ी अच्छी तरीके से गाड़ी चलना जानती हूँ। समर तृप्ति से कहता है PA50, अगर मैं गाड़ी चलाता तो सिर्फ 20 मिनट में पहुंचा देता,
अब जल्दी चलो, मैं इस सेलिब्रेशन मीटिंग का मैं गेस्ट हूँ, जब तक मैं नहीं जाऊँगा तब तक पार्टी स्टार्ट नहीं होगी। तृप्ति मुस्कुराते हुए समर कहती है, तुम्हें अपने आप पर बहुत गुरूर है ना? समर भी मुस्कुराते हुए तृप्ति से कहता है, हाँ लेकिन तुमसे कम। तृप्ति समर से कहती है, ठीक है तो फिर हम कुछ ही दिनों में एक कार रेस करेंगे। अगर तुम जीते तो मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, यहाँ तक कि तुम्हारे कपड़े भी धोऊंगी, लेकिन अगर मैं जीती तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तृप्ति की बात सुनकर समर समझ चुका था कि तृप्ति के मन में कोई षड्यंत्र चल रहा है। वह तृप्ति की बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे कहता है, प्लीज जल्दी चलो तृप्ति, बेफिजूल की बातें कर वक्त ना बर्बाद करो। तृप्ति अग्रवाल मैंशन के सामने पार्किंग एरिया में अपनी कार पार्क करती है। जैसे ही समर कार से उतरता है वह देखता है कि उस पार्किंग एरिया में करीबन 50 गाड़ियां खड़ी है और वह सभी गाड़ियां काफी महंगी थी। इतनी सारी गाड़ियों को देखकर समर तृप्ति से कहता है, लगता है आज का सेलिब्रेशन कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तृप्ति समर से कहती है, हाँ अग्रवाल परिवार छोटे से छोटे सेलिब्रेशन को भी इसी तरह ऑर्गेनाइज करता है और आज तो सोनाली मैडम के लिए इतनी बड़ी बात है कि वह ऑक्शन में ग्रीनलैंड जीत गई है। अब इतने बड़े सेलिब्रेशन में तुम क्या कह रहे थे कि तुम इस सेलिब्रेशन के मैं गेस्ट हो? मैं तो छोड़ो, सोनाली मैडम तुम्हें देखेगी भी नहीं। इतना कहकर तृप्ति हंसने लगती है। समर तृप्ति की बात का कोई जवाब नहीं देता और क्लब हाउस जाने के लिए अग्रवाल मैंशन के मेन गेट के अंदर चला जाता। तृप्ति भी उसके पीछे चल रही होती है। कुछ ही देर में समर और तृप्ति अग्रवाल परिवार के क्लब हाउस में एंटर करते हैं। समर देखता है कि वहां आज ऑक्शन से भी ज्यादा भीड़ थी। सभी लोग सूट बूट पहनकर सेलिब्रेशन का मजा ले रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे तो कुछ लोगों खाने पीने के मजे ले रहे थे। समर और तृप्ति सीधे उस टेबल की ओर चले जाते हैं जहां खाना रखा हुआ था। तृप्ति सीधे जाकर प्लेट में अपना मनपसंद खाना लेती है और ऐसे खाने लगती है जैसे उसने काफी दिनों से खाना नहीं खाया था। समर तृप्ति के पास जाकर चुपचाप अपना सर झुकाए हुए बैठ जाता है। तृप्ति समर से कहती है, तुम भी खाओ ना। समर ना करते हुए तृप्ति से कहता है, नहीं तुम ही खाओ, मेरा मन नहीं है। तृप्ति मन ही मन सोचती है कि वह आदमी जिसे देखकर दूसरे इंसान के अंदर भी ऊर्जा आ जाए, वह आज इतना चुप कैसे बैठा था। तृप्ति समझ गई थी कि कुछ तो गलत जरूर है। जब समर तृप्ति से कहता है कि उसका कुछ खाने को मन नहीं है, सोनाली अग्रवाल समर और तृप्ति के पास आकर कहती है, अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? मैंने ये खाना स्पेशली आपके लिए ही बनवाया है, वरना मैं इतनी मेहनत नहीं करती। आप तो आज के सेलिब्रेशन के मैं गेस्ट है। जब समर ने कार में तृप्ति से कहा था कि वह इस सेलिब्रेशन पार्टी का मैं गेस्ट है, तब तृप्ति समर की बात पर विश्वास नहीं करती। उसे लगा था कि समर मजाक कर रहा है, लेकिन जब वह सोनाली अग्रवाल के मुंह से यह बात सुनती है तो उसे खाते खाते एक धक्का लग जाता है। समर उसे पानी का गिलास देते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तृप्ति समर से कहती है, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। समर फिर से सोनाली की ओर देखता है जो कि उसके पास खड़ी हुई थी। सोनाली अग्रवाल के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। समर सोनाली से कहता है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्यों आप मेरी इतनी खातिरदारी कर रही है? सोनाली अग्रवाल समर से कहती है, मैं कल के लिए आपसे माफी मांगना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। सोनाली की बात सुन समर अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और सोनाली से कहता है, प्लीज कट द बुलशिट, मेन मुद्दे पर आइए, आपने मुझे क्यों बुलाया है? जब समर सोनाली अग्रवाल से पूछता है कि उसने वहां समर को क्यों बुलाया है, वह क्यों समर की इतनी खातिरदारी कर रही है, सोनाली समर से कहती है, आप ताकतवर होने के साथ साथ ज्ञानी आदमी भी है समर। दरअसल मैं आपसे माफी मांगकर आपको मयंक के इलाज के लिए कन्विंस करना चाहती थी। यही मेरा आपको यहाँ बुलाने के पीछे रियल इंटेंशन था। जब सोनाली अग्रवाल समर से कहती है कि वह चाहती थी कि समर मयंक अग्रवाल के शरीर से वह पॉइजन पूरी तरह निकालकर उसे ठीक कर दे, तब तृप्ति समर की ओर देख उससे पूछती है, इसका मतलब तुम ठीक कह रहे थे, मयंक के पास सच में जीने के 3-4 दिन ही बचे हैं? समर तृप्ति की ओर देख उसे कहता है, जिंदगी और मौत को लेकर मैं कभी ना मजाक करता हूँ ना ही झूठ बोलता हूँ। सोनाली अग्रवाल समर का ध्यान अपनी ओर खींच उससे एक बार फिर पूछती है, समर क्या तुम मयंक का इलाज कर प्लीज उसे ठीक कर दोगे? मयंक नादान है, उसे दुनिया कैसे चलती है अभी सीख नहीं है, वह जल्द ही सीख जाएगा, प्लीज उसे माफ कर दो, प्लीज उसका इलाज कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मयंक तुम्हें कभी अफेंड नहीं करेगा, तुम्हें कभी किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देगा, इस चीज का ध्यान मैं रखूंगी, मैं वादा करती हूँ। समर सोनली से कहता है, मैं आपसे पहले भी 100 बार कह चुका हूँ और वापस कह देता हूँ, मैं उस आदमी का इलाज नहीं करूंगा, और वैसे भी आप उसके लिए इतनी रिक्वेस्ट क्यों कर रही है? अगर उसे अपनी जान की फिक्र है तो उसे खुद मेरे पास आकर अपना सर झुकाकर इलाज करने के लिए गुजारिश करनी चाहिए। आपका उस आदमी के लिए परेशान होना व्यर्थ है जिसका एटीट्यूड उसके लिए अपनी जान से भी बड़ा है। समर की यह बात सुनकर सोनाली आंखों में एक आशा की किरण झलकने लगती है। उसे लगता है कि अगर मयंक माफी मांग लेता है तो समर उसका इलाज कर देगा। वो समर से पूछती है, अगर मयंक तुमसे माफी मांग लेगा तो क्या तुम उसे ठीक कर दोगे? समर अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट लाते उसे कहता है, इलाज करूंगा या नहीं वो तो ठहरी दूर की बात, मैं उसे माफ करूंगा या नहीं यह उस पर डिपेंड करेगा कि वह मुझसे किस एटीट्यूड से माफी मांगता है, फिर मैं कुछ डिसाइड कर पाऊंगा। समर की बात सुन सोनाली उसे कहती है, उसकी चिंता तुम मत करो, उसे तुमसे ठीक तरीके से ही माफी मांगनी होगी, मैं अभी उसे तुमसे माफी मांगने के लिए बुलाकर लाती हूँ। इतना कहकर सोनाली वहां से मयंक को बुलाने निकल जाती है। सोनाली के जाते ही तृप्ति उसे अपनी कोनी मारती है और हंसते हुए कहती है, क्या जादू किया है तुमने सोनाली मैडम पर, वो इतने प्यार से तुमसे क्यों बात कर रही थी? समर मुस्कुराते हुए तृप्ति से कहता है, अरे मैंने कोई जादू वादू नहीं किया, वो अपने फायदे के लिए मुझसे इतने प्यार से बात कर रही है, उसे मयंक की फिक्र है। जैसा कि अब तुम्हें आधी बात पता ही चल चुकी है, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ।
दरअसल मयंक के अंदर इन लोगों के किसी दुश्मन ने पॉइजन प्लांट किया था और अमर शुक्ला एक मेडिकल एक्सपर्ट भी है। उसने मयंक की बॉडी को स्टेबल कर आधा जहर तो निकाल दिया था ताकि वह अच्छी तरह से फंक्शन कर सके, लेकिन वह मयंक के शरीर में से पूरी तरह से उस जहर को निकालने में असमर्थ था। और जब सोनली को यह बात पता चली कि मैं एक ग्रैंड मार्शियल आर्टिस्ट हूं और मयंक की बॉडी से वह जहर पूरी तरह से निकाल सकता हूं, वह तब से मेरे पीछे पड़ी है। यहाँ तक कि उसने मुझे मयंक के शरीर में से जहर निकालने के लिए 100 करोड़ देने को ऑफर भी किया है। तृप्ति अब तक समर की असली आइडेंटिटी नहीं जानती थी। वह नहीं जानती थी कि समर एक ग्रैंड मार्शियल आर्टिस्ट है। उसने समर को सिर्फ बलराम को हराते क्लब में देखा था और वह उसे एक इत्तेफाक समझती थी। वह समर की मेडिकल स्किल्स के बारे में भी नहीं जानती थी। जब समर उसे बताता है कि वह एक ग्रैंड मार्शियल आर्टिस्ट है, तृप्ति उस पर हंसने लगती है और उसे कहती है, मजाक तो तुम बहुत अच्छा कर लेते हो। अच्छा हुआ तुमने सोनली मैडम से मयंक को ट्रीट करने से मना कर दिया, क्योंकि अगर यह बात सच है कि मयंक के शरीर में अभी भी पॉइजन है, तुम उसे ठीक तो कर पाते नहीं। तुम्हारा मजाक बनता वो अलग। समर हंसते हुए तृप्ति से कहता है, अरे तुम्हें मजाक लग रहा है, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। मैं एक मार्शियल आर्टिस्ट हूँ। एक ग्रैंड मार्शियल आर्टिस्ट? तृप्ति हंसते हुए समर से कहती है, प्लीज अब यह मजाक बंद कर दो, अब यह मजाक नहीं लग रहा है। समर अपना मुंह झुकाते हुए तृप्ति से कहता है, ठीक है, जैसा तुम्हें समझना है समझो, मैं इसके आगे और कुछ और नहीं कह सकता। तृप्ति अपनी आंखें घुमाते हुए समर से कहती है, ओह प्लीज स्टॉप बिहेविंग लाइक यू आर सम मार्शल ग्रैंड मास्टर। हमारे शहर में मैंने काफ़ी ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट देखे हैं, लेकिन ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट लाखों में एक पाए जाते हैं और आज तक मैंने एक भी ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट नहीं देखा। कहा जाता है कि हमारे देश में सिर्फ 7-8 ही ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट है और तुम उनमें से एक नहीं हो सकते। मतलब एक ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट की चाल ढाल ही अलग होती है। उन्हें लोग देखकर ही झुककर सलाम करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें मिलिट्री वाले भी अपने साथ ज्वाइन करने के लिए आग्रह किया करते हैं। और तुम भला एक ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट कैसे हो सकते हो? ना तुम्हारे पास पैसा है और ना ही किसी तरह की पावर। समर तृप्ति से कहता है, ये जरूरी नहीं कि एक ग्रैंड मार्शियल आर्टिस्ट के पास लाखों अरबों पैसा होना जरूरी हो। एक ग्रैंड मार्शियल आर्टिस्ट अपनी जिंदगी आम लोगों की तरह भी बिता सकता है। खैर, तुम्हें जैसा समझना है वैसा समझो। तुम्हें बातें समझाना मतलब एक भैंस के आगे बिन बजाना है। तृप्ति समर की बातें सुन गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भैंस कहने की? मैं 2 टाइम जिम जाती हूँ, मेरे जितनी फिट लड़की तुम्हें पूरे मुंबई में नहीं मिलेगी। समर अपने सर पर हाथ रखते हुए मन ही मन कहता है, इस लड़की से बहस करना व्यर्थ है। इतने में ही सृष्टि यादव और उसका भाई सूरज यादव अपने दोस्त सावन के साथ वहां आ जाता है। सूरज यादव तृप्ति की बात सुन उसे कहता है, मैडम आप भी किस आदमी से बहस कर रही है? यह आदमी अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। ये खुद को एक ग्रैंड मार्शल आर्टिस्ट कहता है, असल में यह एक बॉक्सर से लड़ने के काबिल भी नहीं। उस दिन जो कुछ भी क्लब में हुआ वह इत्तेफाक था। मुझे तो लगता है कि उस दिन इस आदमी ने किसी तरह का कोई ड्रग ले रखा था जो इसे शक्तिशाली बना सकता है। आप इसका कद तो देखिए, ऐसा लगता है कि अभी जोर से कूलर चला तो ये हॉल के उस कोने में पड़ा नजर आएगा। तृप्ति समर को एक ग्रैंड मार्शियल आर्टिस्ट नहीं मानती थी, लेकिन सूरज यादव के इस बर्ताव से वह बेहद नाखुश थी। तृप्ति सूरज यादव से कहती है, तुम क्यों फालतू बकबक किए जा रहे हो? तुम जैसे आदमी को तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए। तुम समर की बात करते हो, याद है अगर उस रात समर उस क्लब में नहीं होता तो तुम आज जिंदा भी नहीं बचते। तुम यहाँ समर को धन्यवाद देने की बजाय उसे बुरा भला कह रहे हो। कैसे आदमी हो तुम? एक तरफ तुम हो जिसमें ईगो कूट कूट के भरा है और इंसान के अंदर कुछ हो तो उसका एटीट्यूड दिखाना जायज़ भी लगता है, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। तुम्हारा होना ना होना बराबर है। एक तरफ तुम्हारी बहन है जो कि इतनी दयालु और समझदार है, लेकिन वह तुम्हारी तरह बेफिजूल अपना मुंह नहीं चलाती। ये तुम्हारा बेवजह बकवास करना तुम्हें एक दिन ले डूबेगा। तुम दोनों भाई बहन आसमान और पताल के समान हो। अब तुम समझ लो कि मैंने पताल किसे कहा। समर जानता था कि तृप्ति उस पर भरोसा नहीं करती, लेकिन जब उसने देखा कि वह उसके लिए सूरज यादव से लड़ रही है, उसके मन में एक अजीब तरह की खुशी उत्पन्न होती है। समर अभी काफी ज्यादा परेशानी में था। उसकी जिंदगी में एक साथ कई मुसीबतें चल रही थी और इन मुसीबतों के बीच वह ईशा को भी खो चुका था। लेकिन जब वह देखता है कि इस मुश्किल वक्त में उसके साथ कोई खड़ा है, चाहे वह उसकी शक्तियों से अनजान ही क्यों ना हो, उसे काफी अच्छा महसूस होता है। वो मन ही मन मुस्कुराने लगता है। तृप्ति की बात सुनकर सूरज यादव को गुस्सा आ जाता है और वह तृप्ति से कहता है, ए लड़की, ये किस तरह बात कर रही है तू मुझसे? आज तक मैं तुझे आदर सम्मान इसलिए देता आया क्योंकि तू मेरी बहन की दोस्त है, लेकिन अगर तू इस तरह मुझसे बात करेगी तो मैं भूल जाऊंगा कि तू कौन है। अच्छा यही होगा कि तू अपनी औकात में रह। तृप्ति हंसते हुए सूरज यादव को जवाब देती है, औकात की तो तू बात ही मत कर मुझसे। तेरी औकात ऐसी थी और है कि तुझे अपने लिए लड़ने के लिए दूसरे लोगों की मदद लेनी पड़ती है। अरे मैं तो बोलती हूँ, जब खुद की औकात पावरफुल लोगों से लड़ने की है ही नहीं तो क्यों इधर उधर मुंह मारकर पंगे लेता फिरता है। तृप्ति को किसी तरह का डर नहीं था। वह अग्रवाल परिवार से काफी काम पावरफुल थी, लेकिन वह एक निडर लड़की थी। वह जानती थी कि यादव परिवार उसके परिवार से कभी बराबरी नहीं कर सकता। तृप्ति के ये कटु शब्द सुन सूरज यादव का खून खोल जाता है। इससे पहले कि वह तृप्ति से कुछ कहता, सृष्टि यादव अपने भाई सूरज यादव को एक चांटा मार देती है और कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम्हें हो क्या गया है? जब से समर इस शहर में आया है ऐसा लगता है कि तुम अपना आपा खो चुके हो। हमारे परिवार में काम प्रॉब्लम्स है जो तुम एक पे एक मुसीबत हमारे सर मोल लिए जा रहे हो, और मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम सिर्फ मुसीबतों को हमारे सर थोपने में माहिर हो, उन्हें सुझाने में नहीं। तुमने आज के बाद समर और तृप्ति से इस तरह से बात की तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे भाई हो। सृष्टि का भाई सूरज यादव अपने गाल मलते हुए सृष्टि से कहता है, दीदी आपको क्या हो गया है?
आप इन गैर लोगों के लिए मुझे मार रही हो, भूल गई हो क्या मैं आपका सगा भाई हूँ? सृष्टि सूरज यादव पर गुस्सा करते हुए उसे कहती है, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। भूले तो तुम हो, तुम भूल चुके हो अपने संस्कार, तुम भूल चुके हो कि हम किस परिवार से बिलोंग करते हैं और हम अभी किस मुसीबत में है। तुम्हारा यह एटीट्यूड एक दिन हमारे परिवार को ले डूबेगा। और गैर किसे कहते हो? तृप्ति मेरी बचपन की दोस्त है, वह मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी है। और समर से हमारी मुलाकात भले ही 2 दिन पहले हुई है, लेकिन वह हमारे लिए फरिश्ता है। अगर अब तुमने इन दोनों की बेइज्जती की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सूरज यादव सृष्टि की बात सुन डर जाता है और वहीं पास बैठा हुआ समर मन ही मन सूरज की बेइज्जती देख मुस्कुराता है। सूरज यादव उसके और समर के बीच हुए झगड़े के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वह समर से बदला लेना चाहता था। सूरज यादव को इस बात का ज्यादा बुरा लगा कि उसकी अपनी बहन सृष्टि ने भी उसका साथ नहीं दिया था, बल्कि सृष्टि ने उसे सबके सामने मारा था। अपमान दुनिया की एक ऐसी भावना है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती है, भले ही वह नैतिक रूप से उचित हो या ना हो। इंसान के सम्मान पर अगर ठेस पहुंची जाती है तो वह उसका बदला चाहता है। वो बदला कैसा भी हो सकता है, अच्छा या बुरा, और सूरज भी इसी भावनाओं से जूझ रहा था। सूरज यादव वैसे भी पैसों में तृप्ति के परिवार से कहीं ज्यादा अमीर था। सूरज यादव उस अपमान के बाद उस पार्टी से बाहर चला गया था और समर भी गुस्से में आकर पार्किंग लॉट में चला गया था। सृष्टि और तृप्ति दोनों ही समर को ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे पार्किंग लॉट आती हैं और समर को गुस्से में खड़ा देख सृष्टि तृप्ति से अपने भाई के किए पर माफी मांगती है और कहती है कि यहाँ सब मेरे भाई सूरज यादव की वजह से हुआ है और उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। तृप्ति सृष्टि की बात सुनकर तृप्ति कहती है कि तुम क्यों माफी मांग रही हो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये सब तो तुम्हारे भाई सूरज यादव का किया हुआ है और समर की चिंता तुम मत करो, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। समर थोड़ी देर में अपने साथ अंदर पार्टी में चल लेगा, तुम ये सारा दोष खुद पर मत लो। इतनी बात कहकर दोनों समर की तरफ जाने लगती है। समर अब भी वही अपनी कार के पास खड़ा था। दोनों समर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। समर दोनों को देखकर कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं थोड़ी देर में सही हो जाऊंगा और ऊपर आ जाऊंगा, अभी तुम दोनों कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। तृप्ति समर से कहती है कि तुम्हें हम अकेला नहीं छोड़ेंगे और तुम सूरज के लिए अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो। तृप्ति की बात काटकर सृष्टि कहती है कि हाँ समर, मेरा भाई तो गुस्से में कुछ भी कर देता है, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो और मैं तुमसे उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ। समर भी सृष्टि को यही कहता है कि तुम्हें उसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। सृष्टि समर से कहती है कि अगर तुम सच में मानते हो कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी और चुपचाप ऊपर पार्टी में चलना होगा, और अगर तुम नहीं चले तो मैं समझूंगी कि तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है। सृष्टि की बात सुनकर समर मुस्कुराता है और फिर तृप्ति और सृष्टि दोनों की तरफ देखकर कहता है कि चलो वरना हम यही खड़े रह जाएंगे और पार्टी खत्म भी हो जाए। समर की इस बात पर तीनों हंसते हैं और पार्किंग लॉट से पार्टी हॉल की तरफ निकल जाते हैं। जब समर और तृप्ति पार्टी में लोगों से बातें कर रहे होते हैं तो मयंक अचानक उनके पास आकर खड़े हो जाता है और धीरे से कहता है कि उसे समर से अकेले में कुछ बात करनी है। समर मयंक को तृप्ति के पास खड़ा देखकर डर जाता है। तभी मयंक कहता है कि समर देखो, हमारे बीच जो कुछ भी लड़ाया हुई है उसे भूल जाओ, उन सभी के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दो। तुम भी जानते हो कि मेरी जान बस केवल अब तुम ही बचा सकते हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर वो जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगा और रोने लगा। वह रोते रोते बस एक ही बात कह रहा था कि मैं गलत था, तुम सही थे, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए विशेष रूप से आया हूँ। समर यह सब देखकर दंग रह गया था। उसे अपनी आंखों और विश्वास नहीं हो रहा था। क्या वो कोई सपना देख रहा था, या उसने कुछ गलत सुन लिया था, या आज सूरज पश्चिम से उगाया था। अग्रवाल परिवार का इकलौता वारिस जो किसी के सामने नहीं झुकता, इतना मुहजोर और बदतमीज है, वो वास्तव में मुझसे माफी मांग रहा है। ये वही आदमी है जिसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे इसके विचार इतने बदल गए। हॉल में आए सभी लोग समर को घूर रहे थे। कोई उसके कपड़ों को घूर कर पहचान रहा था तो कोई उसका चेहरा देखकर कि क्या ये कोई बहुत शक्तिशाली आदमी है जिसके सामने मयंक इस तरह गिड़गिड़ा रहा है। सबकी नजर अब केवल समर पर थी। सभी पार्टी में आए लोग हैरान और परेशान थे। कोई कह रहा था कि क्या मयंक को सच में कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज नहीं है, वरना मयंक जैसा आदमी जिसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी प्यारी है, एक साधारण से दिखने वाले आदमी के सामने क्यों झुकेगा। समर ने मयंक की ओर देखा, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी की भाव थे, उसकी आंखों में उदासी थी। अग्रवाल परिवार समर से कहता है कि समर, तुम जो भी फैसला करोगे हम तुम्हारे साथ हैं, हमने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है और तुम्हारे परिवार को भी कई प्रॉब्लम्स में डाला है। इस पार्टी में सूरज यादव, सृष्टि यादव और दूसरे लोग भी थे। सृष्टि सूरज से कहती है, मयंक इतना बड़ा आदमी जब समर से माफी मांग सकता है तो तुम क्यों नहीं। सृष्टि की बात सुनकर सूरज समर को घूर कर देखता है और वहां से चला जाता है। सृष्टि समर से कहती है कि यह सब मेरी गलती है, अगर मुझे पता होता कि यहाँ ये सब होगा और तुम मुसीबत में आ जाओगे तो मैं सब ठीक कर देती या होने नहीं देती। सोनाली अग्रवाल समर के पास आकर कहती है, समर यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी और पार्टी में इतना ड्रामा क्रिएट हो जाएगा, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। धीमी आवाज में इतना कहकर सोनाली ने अपना सिर झुका लिया। समर काफी देर से चल रहे बवाल को लेकर अब परेशान हो चुका था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, सोनाली जी आप अपने आप को दोष मत दीजिए, जो होना था हो गया। समर की बात सुनकर सोनाली पूछती है कि अब मयंक का क्या। समर काफी देर चुप रहने के बाद कहता है कि ठीक है, क्योंकि मयंक ने मुझसे माफी मांगी है और वो शर्मिंदा भी है, इसलिए उसे एक मौका देना चाहिए। समर की बात सुन सोनाली खुश हो जाती है। समर आगे कहता है कि यहाँ काफी लोग हैं, हमें आगे की बात कही और करनी चाहिए।
सोनाली अब समर की हर बात मानने को तैयार थी। उसकी आंखों में खुशी की एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। उसने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप मयंक का इलाज कर पॉइजन निकालने के लिए मान गए हैं। वो खुशी से इधर उधर टहलने लगी। समर ने कहा, मिस अग्रवाल ज़्यादा खुश मत होइए। मैंने ये नहीं कहा कि मैं ये काम यूं ही कर दूंगा। मुझे अच्छे से याद है आपने मयंक की जान बचाने के लिए बोली लगाई थी, तो सुन लीजिए, 100 करोड़ से एक पैसा कम नहीं। सोनाली को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, 100 करोड़? समर, तुम क्या पागल हो गए हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं जानती हूँ तुम मजाक कर रहे हो। समर के द्वारा बताई गई रकम को सुनकर तृप्ति का मुंह खुला का खुला रह गया। यह शायद पहली बार था जब उसने किसी मरीज के इलाज के लिए 100 करोड़ का शुल्क सुना हो। उसके तो पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। सभी बातों से अनजान वह सोच रही थी कि समर इतना घमंडी कैसे हो सकता है। जब अग्रवाल परिवार ने इतना रिक्वेस्ट करके उसे इलाज करने बुलाया है तो उसे सोचना चाहिए वो ऐसे कैसे इतनी बड़ी रकम मांग सकता है। वह मन ही मन सोचती है कि समर अग्रवाल परिवार से पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समर को क्या जरा भी डर नहीं है कि अग्रवाल परिवार कितना पावरफुल है। वो फ्यूचर में इसका बदला समर से जरूर लेंगे। अग्रवाल परिवार के लिए 100 करोड़ मामूली रकम थी। मयंक अग्रवाल परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी था। उसकी जान बचना अभी पैसों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पार्टी में आए सभी लोग उस शहर के जाने माने लोग थे और सभी अग्रवाल परिवार की ताकत को अच्छी तरीके से जानते थे। भले ही 100 करोड़ दूसरों के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा था, लेकिन अग्रवाल परिवार के लिए नहीं, क्योंकि अग्रवाल परिवार के पास 10 अरब की संपत्ति थी और 100 करोड़ उनके लिए केवल समुद्र की एक बूंद। लेकिन जो बात सोनाली को परेशान किए हुए थी वह ये थी कि समर इतनी बड़ी रकम कैसे मांग सकता है। वहां खड़े लोग अलग अलग बातें कह रहे थे कि भले ही समर मयंक को ठीक कर दे, लेकिन उसके बाद समर को यह रकम नहीं मिलेगी। समर सोनाली से कहता है कि लगता है आओ भूल रही है, लेकिन आने ही एक समय और मुझे मुंह मांगी कीमत देने की बात कही थी। तभी तृप्ति बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि मैंने ही सबसे पहले समर को यहाँ लाई थी। यह उतना आसान नहीं था जितना लगता है। तृप्ति की बात सुनकर समर मुस्कुराता है और कहता है कि तृप्ति, मैं उतना छोटा नहीं हूँ तुम जितना समझती हो। वो सोनाली से कहता है, इसकी बातों और ध्यान मत दो, अभी इसे काफ़ी बातें पता नहीं है और ये जाने बिना उत्सुक हो रही है। मैंने हमेशा इसकी नासमझी की बातें छोटी बहन समझकर टाल दी है। आप भी वैसा ही करें। चूंकि अग्रवाल परिवार समर का सम्मान करता था, उन्होंने तृप्ति की बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन तृप्ति के मन में सैकड़ों बातें चल रही थीं। वो सोच रही थी कि जरूर कुछ ऐसे रहस्य होंगे जो बाहरी लोगों को नहीं बताए जा सकते, इसीलिए उसे पता नहीं है। समर तृप्ति की ओर ध्यान से देखता है, उसके मन में चल रही उथल पुथल को समझ जाता है। वो कहता है कि मेरे बारे में जानने के लिए आगे और भी मौके मिलेंगे, अभी दिमाग पर इतना जोर मत डालो। सोनाली कहती है कि ये बातें होती रहेगी, कृपया मयंक के इलाज में देरी ना करे, हम पहले ही बहुत देर कर चुके हैं। सोनाली की बात सुनकर तृप्ति कहती है, तुमने सुना नहीं समर ने क्या कहा? मैं उसकी बहन जैसी हूँ और अभी वो मुझसे बात कर रहा है, तुम बीच में कहाँ से आ गई? जिस तरह से तृप्ति ने समर को भाई कहा, समर सुनना हो गया था। ऐसा लगा जैसे दोनों सगे भाई बहन हो और कई साल से अलग है। ये सब देख मयंक अपने पेशेंस खो रहा था। वो जल्द से जल्द ठीक होना चाहता था। वो गुस्से में आकर तृप्ति को डांटने ही वाला था कि अचानक उसे याद आ जाता है कि अभी नहीं उसकी जीवन रेखा समर के हाथ में है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह सकता था, उसके पास अपने गुस्से को दबाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मयंक मुस्कुरा कर कहता है, यह मोमेंट्स देख मैं तो इमोशनल हो गया। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इसमें मैं ब्रेकर बनूं, लेकिन क्या करूं, यहाँ जीवन और मृत्यु की बात है। जैसे जैसे मिनट कम हो रहे हैं मैं उसी मौत के पास जा रहा हूं। मुझे लगता है मैं बिना वजह ही इतनी बात कर रहा हूं। आप लोग समझदार है, समझ जाएंगे। इधर तृप्ति काफी खुश थी। उसने समर से कहा, भाई मैं तुम्हें लोगों का इलाज करने से नहीं रोकूंगी, लेकिन अगर सचमुच में तुम 100 करोड़ रुपये इलाज करने के लेते हो तो अपनी बहन को एक हिस्सा देना मत भूलना। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होगी, आप भी जानते हैं। ऐसा कहकर तृप्ति मुस्कुरा दी। सोनाली ने तेज आवाज में कहा, समर तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वो कमरा दिखा देती हूँ जिसे मैंने उचित सुरक्षा के साथ तैयार किया है, ताकि जब तुम मयंक का इलाज करो कोई परेशानी ना आए। समर ने हाँ में अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह सोनाली के साथ जाने के लिए आगे बढ़ा, उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट होने लगता है। वह अपनी जेब से फोन निकालता है। जब वो फोन स्क्रीन पर नंबर देखता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दिखती है। समर गहरी सांस लेता है, अपने दिमाग को शांत करता है और फोन उठाता है। उधर से आवाज आती है कि समर, ये सबसे सही मौका है जब तुम कदम उठा सकते हो। अगर तुमने 1 मिनट में कोई कदम नहीं उठाया तो हम ईशा को मार डालेंगे और फिर तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। समर कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं वही करूंगा जो मैंने तुमसे कहा है और तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना है। उधर से आवाज आती है कि ठीक है, हम तुम और विश्वास करते हैं, लेकिन कोई चालबाजी नहीं, वरना अंजाम तुम्हें पता है। सूरज यादव उसके और समर के बीच हुए झगड़े के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वह समर से बदला लेना चाहता था। सूरज यादव को इस बात का ज्यादा बुरा लगा कि उसकी अपनी बहन सृष्टि ने भी उसका साथ नहीं दिया था, बल्कि सृष्टि ने उसे सबके सामने मारा था। अपमान दुनिया की एक ऐसी भावना है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती है, भले ही वह नैतिक रूप से उचित हो या ना हो। इंसान के सम्मान पर अगर ठेस पहुंची जाती है तो वह उसका बदला चाहता है। वो बदला कैसा भी हो सकता है, अच्छा या बुरा, और सूरज भी इसी भावनाओं से जूझ रहा था। सूरज यादव वैसे भी पैसों में तृप्ति के परिवार से कहीं ज्यादा अमीर था। सूरज यादव उस अपमान के बाद उस पार्टी से बाहर चला गया था और समर भी गुस्से में आकर पार्किंग लॉट में चला गया था। सृष्टि और तृप्ति दोनों ही समर को ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे पार्किंग लॉट आती हैं और समर को गुस्से में खड़ा देख सृष्टि तृप्ति से अपने भाई के किए पर माफी मांगती है और कहती है कि यहाँ सब मेरे भाई सूरज यादव की वजह से हुआ है और उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। तृप्ति सृष्टि की बात सुनकर तृप्ति कहती है कि तुम क्यों माफी मांग रही हो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये सब तो तुम्हारे भाई सूरज यादव का किया हुआ है और समर की चिंता तुम मत करो, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। समर थोड़ी देर में अपने साथ अंदर पार्टी में चल लेगा, तुम ये सारा दोष खुद पर मत लो।
इतनी बात कहकर दोनों समर की तरफ जाने लगती है। समर अब भी वही अपनी कार के पास खड़ा था। दोनों समर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। समर दोनों को देखकर कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं थोड़ी देर में सही हो जाऊंगा और ऊपर आ जाऊंगा, अभी तुम दोनों कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। तृप्ति समर से कहती है कि तुम्हें हम अकेला नहीं छोड़ेंगे और तुम सूरज के लिए अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो। तृप्ति की बात काटकर सृष्टि कहती है कि हाँ समर, मेरा भाई तो गुस्से में कुछ भी कर देता है, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो और मैं तुमसे उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। समर भी सृष्टि को यही कहता है कि तुम्हें उसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। सृष्टि समर से कहती है कि अगर तुम सच में मानते हो कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी और चुपचाप ऊपर पार्टी में चलना होगा, और अगर तुम नहीं चले तो मैं समझूंगी कि तुमने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया है। सृष्टि की बात सुनकर समर मुस्कुराता है और फिर तृप्ति और सृष्टि दोनों की तरफ देखकर कहता है कि चलो वरना हम यहीं खड़े रह जाएंगे और पार्टी खत्म भी हो जाए। समर की इस बात पर तीनों हंसते हैं और पार्किंग लॉट से पार्टी हॉल की तरफ निकल जाते हैं। जब समर और तृप्ति पार्टी में लोगों से बातें कर रहे होते हैं तो मयंक अचानक उनके पास आकर खड़े हो जाता है और धीरे से कहता है कि उसे समर से अकेले में कुछ बात करनी है। समर मयंक को तृप्ति के पास खड़ा देखकर डर जाता है। तभी मयंक कहता है कि समर देखो, हमारे बीच जो कुछ भी लड़ाइयाँ हुई है उसे भूल जाओ, उन सभी के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। तुम भी जानते हो कि मेरी जान बस केवल अब तुम ही बचा सकते हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कहकर वह ज़ोर ज़ोर से गिड़गिड़ाने लगा और रोने लगा। वह रोते रोते बस एक ही बात कह रहा था कि मैं गलत था, तुम सही थे, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए विशेष रूप से आया हूँ। समर ये सब देखकर दंग रह गया था। उसे अपनी आंखों और विश्वास नहीं हो रहा था। क्या वो कोई सपना देख रहा था, या उसने कुछ गलत सुन लिया था, या आज सूरज पश्चिम से उगाया था। अग्रवाल परिवार का इकलौता वारिस जो किसी के सामने नहीं झुकता, इतना मुहजोर और बदतमीज है, वो वास्तव में मुझसे माफ़ी मांग रहा है। ये वही आदमी है जिसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे इसके विचार इतने बदल गए। हॉल में आए सभी लोग समर को घूर रहे थे। कोई उसके कपड़ों को घूर कर पहचान रहा था तो कोई उसका चेहरा देखकर कि क्या ये कोई बहुत शक्तिशाली आदमी है जिसके सामने मयंक इस तरह गिड़गिड़ा रहा है। सबकी नज़र अब केवल समर पर थी। सभी पार्टी में आए लोग हैरान और परेशान थे। कोई कह रहा था कि क्या मयंक को सच में कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज नहीं है, वरना मयंक जैसा आदमी जिसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी प्यारी है, एक साधारण से दिखने वाले आदमी के सामने क्यों झुकेगा। समर ने मयंक की ओर देखा, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी की भाव थे, उसकी आंखों में उदासी थी। अग्रवाल परिवार समर से कहता है कि समर, तुम जो भी फैसला करोगे हम तुम्हारे साथ हैं, हमने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है और तुम्हारे परिवार को भी कई प्रॉब्लम्स में डाला है। इस पार्टी में सूरज यादव, सृष्टि यादव और दूसरे लोग भी थे। सृष्टि सूरज से कहती है, मयंक इतना बड़ा आदमी जब समर से माफी मांग सकता है तो तुम क्यों नहीं। सृष्टि की बात सुनकर सूरज समर को घूर कर देखता है और वहां से चला जाता है। सृष्टि समर से कहती है कि यह सब मेरी गलती है, अगर मुझे पता होता कि यहाँ ये सब होगा और तुम मुसीबत में आ जाओगे तो मैं सब ठीक कर देती या होने नहीं देती। सोनाली अग्रवाल समर के पास आकर कहती है, समर यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी और पार्टी में इतना ड्रामा क्रिएट हो जाएगा, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। धीमी आवाज में इतना कहकर सोनाली ने अपना सिर झुका लिया। समर काफी देर से चल रहे बवाल को लेकर अब परेशान हो चुका था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, सोनाली जी आप अपने आप को दोष मत दीजिए, जो होना था हो गया। समर की बात सुनकर सोनाली पूछती है कि अब मयंक का क्या। समर काफी देर चुप रहने के बाद कहता है कि ठीक है, क्योंकि मयंक ने मुझसे माफी मांगी है और वो शर्मिंदा भी है, इसलिए उसे एक मौका देना चाहिए। समर की बात सुन सोनाली खुश हो जाती है। समर आगे कहता है कि यहाँ काफी लोग हैं, हमें आगे की बात कही और करनी चाहिए। सोनाली अब समर की हर बात मानने को तैयार थी। उसकी आंखों में खुशी की एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। उसने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप मयंक का इलाज कर पॉइजन निकालने के लिए मान गए हैं। वो खुशी से इधर उधर टहलने लगी। समर ने कहा, मिस अग्रवाल ज्यादा खुश मत होइए, मैंने ये नहीं कहा कि मैं ये काम यूं ही कर दूंगा। मुझे अच्छे से याद है आपने मयंक की जान बचाने के लिए बोली लगाई थी, तो सुन लीजिए, 100 करोड़ से एक पैसा कम नहीं। सोनाली को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, 100 करोड़? समर तुम क्या पागल हो गए हो, ये कैसी बातें कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम मजाक कर रहे हो। समर के द्वारा बताई गई रकम को सुनकर तृप्ति का मुंह खुला का खुला रह गया। यह शायद पहली बार था जब उसने किसी मरीज के इलाज के लिए 100 करोड़ का शुल्क सुना हो। उसके तो पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। सभी बातों से अनजान वह सोच रही थी कि समर इतना घमंडी कैसे हो सकता है। जब अग्रवाल परिवार ने इतना रिक्वेस्ट करके उसे इलाज करने बुलाया है तो उसे सोचना चाहिए वो ऐसे कैसे इतनी बड़ी रकम मांग सकता है। वह मन ही मन सोचती है कि समर अग्रवाल परिवार से पैसे निकलवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समर को क्या जरा भी डर नहीं है कि अग्रवाल परिवार कितना पावरफुल है। वो फ्यूचर में इसका बदला समर से जरूर लेंगे। अग्रवाल परिवार के लिए 100 करोड़ मामूली रकम थी। मयंक अग्रवाल परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी था। उसकी जान बचना अभी पैसों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पार्टी में आए सभी लोग उस शहर के जाने माने लोग थे और सभी अग्रवाल परिवार की ताकत को अच्छी तरीके से जानते थे। भले ही 100 करोड़ दूसरों के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा था, लेकिन अग्रवाल परिवार के लिए नहीं, क्योंकि अग्रवाल परिवार के पास 10 अरब की संपत्ति थी और 100 करोड़ उनके लिए केवल समुद्र की एक बूंद। लेकिन जो बात सोनाली को परेशान किए हुए थी वह ये थी कि समर इतनी बड़ी रकम कैसे मांग सकता है। वहां खड़े लोग अलग अलग बातें कह रहे थे कि भले ही समर मयंक को ठीक कर दे, लेकिन उसके बाद समर को ये रकम नहीं मिलेगी। समर सोनाली से कहता है कि लगता है आओ भूल रही है, लेकिन आने ही एक समय और मुझे मुंह मांगी कीमत देने की बात कही थी। तभी तृप्ति बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि मैंने ही सबसे पहले समर को यहाँ लाई थी। यह उतना आसान नहीं था जितना लगता है।
तृप्ति की बात सुनकर समर मुस्कुराता है और कहता है कि तृप्ति मैं उतना छोटा नहीं हूँ तुम जितना समझती हो। वो सोनाली से कहता है इसकी बातों और ध्यान मत दो, अभी इसे काफ़ी बातें पता नहीं है और ये जाने बिना उत्सुक हो रही है। मैंने हमेशा इसकी नासमझी की बातें छोटी बहन समझकर टाल दी है, आप भी वैसा ही करें। चूंकि अग्रवाल परिवार समर का सम्मान करता था, उन्होंने तृप्ति की बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन तृप्ति के मन में सैकड़ों बातें चल रही थीं। वो सोच रही थी कि ज़रूर कुछ ऐसे रहस्य होंगे जो बाहरी लोगों को नहीं बताए जा सकते, इसीलिए उसे पता नहीं है। समर तृप्ति की ओर ध्यान से देखता है, उसके मन में चल रही उथल पुथल को समझ जाता है। वो कहता है कि मेरे बारे में जानने के लिए आगे और भी मौके मिलेंगे, अभी दिमाग पर इतना जोर मत डालो। सोनाली कहती है कि ये बातें होती रहेगी, कृपया मयंक के इलाज में देरी ना करे, हम पहले ही बहुत देर कर चुके हैं। सोनाली की बात सुनकर तृप्ति कहती है तुमने सुना नहीं समर ने क्या कहा, मैं उसकी बहन जैसी हूँ और अभी वो मुझसे बात कर रहा है, तुम बीच में कहाँ से आ गई। जिस तरह से तृप्ति ने समर को भाई कहा, समर सुनना हो गया था, ऐसा लगा जैसे दोनों सगे भाई बहन हो और कई साल से अलग है। ये सब देख मयंक अपने पेशेंस खो रहा था, वो जल्द से जल्द ठीक होना चाहता था। वो गुस्से में आकर तृप्ति को डांटने ही वाला था कि अचानक उसे याद आ जाता है कि अभी नहीं उसकी जीवन रेखा समर के हाथ में है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह सकता था, उसके पास अपने गुस्से को दबाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मयंक मुस्कुरा कर कहता है यह मोमेंट्स देख मैं तो इमोशनल हो गया, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इसमें मैं ब्रेकर बनूं, लेकिन क्या करूं, यहाँ जीवन और मृत्यु की बात है। जैसे जैसे मिनट कम हो रहे हैं मैं उसी मौत के पास जा रहा हूं। मुझे लगता है मैं बिना वजह ही इतनी बात कर रहा हूं, आप लोग समझदार है समझ जाएंगे। इधर तृप्ति काफी खुश थी, उसने समर से कहा भाई मैं तुम्हें लोगों का इलाज करने से नहीं रोकूंगी, लेकिन अगर सचमुच में तुम 100 करोड़ रुपये इलाज करने के लेते हो तो अपनी बहन को एक हिस्सा देना मत भूलना, ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होगी, आप भी जानते हैं। ऐसा कहकर तृप्ति मुस्कुरा दी। सोनाली ने तेज आवाज में कहा, समर तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वो कमरा दिखा देती हूँ जिसे मैंने उचित सुरक्षा के साथ तैयार किया है ताकि जब तुम मयंक का इलाज करो कोई परेशानी ना आए। समर ने हाँ में अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह सोनाली के साथ जाने के लिए आगे बढ़ा, उसकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट होने लगता है। वह अपनी जेब से फोन निकालता है। जब वह फोन स्क्रीन पर नंबर देखता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दिखती है। समर गहरी सांस लेता है, अपने दिमाग को शांत करता है और फोन उठाता है। उधर से आवाज आती है कि समर ये सबसे सही मौका है जब तुम कदम उठा सकते हो, अगर तुमने 1 मिनट में कोई कदम नहीं उठाया तो हम ईशा को मार डालेंगे और फिर तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। समर कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं वही करूंगा जो मैंने तुमसे कहा है और तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना है। उधर से आवाज आती है कि ठीक है हम तुम और विश्वास करते हैं, लेकिन कोई चालबाजी नहीं वरना अंजाम तुम्हें पता है। जब समर को कॉल आता है, कॉल के उस ओर से एक औरत समर से कहती है यही सही मौका है तुम्हारे पास, सोनाली अग्रवाल को मौत के घाट उतारकर अपनी पत्नी ईशा को छुड़ाने का। समर उस औरत से कहता है मुझे मालूम है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ, मैं सब कुछ देख लूंगा, तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो, बस ईशा को कुछ नहीं होना चाहिए। वह औरत समर से कहती है नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अगर तुम अपना काम वक्त पर कर दोगे तो वरना तुम भी मारे जाओगे और तुम्हारी पत्नी भी। उस औरत की बात सुन समर को काफी गुस्सा आता है, लेकिन उसके पास इस वक्त शांत रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वह उस स्थिति में बस कमल कुमार को वक्त देना चाह रहा था। वह मन ही मन सोचता है कि बस कमल अंकल ईशा का पता लगेगा फिर तो मैं दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही समर फोन काटता है, मयंक अग्रवाल समर से पूछता है किसका फोन था, किससे बात कर रहे थे तुम, कोई तुमसे कुछ कह रहा था क्या, क्या कह रहा था। समर को मयंक के इतने सारे प्रश्न सुनकर उस पर शक होने लगता है। वह मयंक अग्रवाल से कहता है भाई यहाँ तेरी जान जा रही है और तुझे इस बात की पड़ी है कि मुझे किसका कॉल आया था, और कॉल तो किसी का भी आ सकता है, तुम इस कॉल को लेकर मुझसे इतनी जांच पड़ताल क्यों कर रहे हो। मयंक समझ चुका था कि अगर वह कुछ गलत बोला तो उसकी पोल खुल जाएगी, लेकिन चूंकि सब कुछ मयंक के प्लान के मुताबिक जा रहा था, वह समर से कहता है अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे क्या करना तुम्हारे कॉल से। समर मयंक से कहता है एग्जैक्टली, चलो अब जल्दी लिफ्ट में चढ़ो, तुम्हें अपने शरीर से पॉइजन निकलवाना है नहीं। समर की बात सुन मयंक बिल्कुल चुपचाप हो जाता है और समर और सोनाली के साथ लिफ्ट में चढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर हॉल में खड़ी तृप्ति सृष्टि यादव से कहती है मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि मयंक अग्रवाल बदल चुका है, बिना फायदे के बाहर किसी से बात तक नहीं करता और आज सबके सामने उसने समर से गिड़गिड़ा कर माफी मांगी है। मुझे लगता है कि इसके पीछे हो ना हो उसकी समर के खिलाफ बहुत बड़ी चाल है। तुम्हें क्या लगता है सृष्टि। सृष्टि यादव तृप्ति को जवाब देते हुए कहती है वह बदल चुका है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वह जानता है कि अगर समर ने उसके शरीर से पूरी तरह जहर नहीं निकाला तो वह मर सकता है और यही डर उसे समर के आगे झुकने के लिए कह रहा है। वह जानता है कि अगर वह समर से अच्छे से बात नहीं करेगा तो समर उसका इलाज कभी नहीं करेगा, और भाई ये भी जानता है कि समर के अलावा उसका इलाज और कोई नहीं कर सकता। तृप्ति सृष्टि यादव से कहती है हो सकता है तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे अभी भी उस पर यकीन नहीं होता, मैं उसे काफी पहले से जानती हूँ, वह आदमी बिना अपने फायदे के लिए किसी के आगे कभी नहीं झुकेगा। सृष्टि यादव तृप्ति से कहती है खैर जो भी हो, मुझे अभी चिंता है अपने भाई सूरज की, तुम्हें देखा ना उसने सबके सामने समर से कैसे बर्ताव किया, अगर समर को गुस्सा आ गया तो वह सूरज को नहीं छोड़ेगा, लगता है सूरज की यह बेवकूफ़ी हमारे परिवार को किसी दिन ले डूबेगी। तृप्ति सृष्टि से कहती है हो सकता है कि यह उसकी बेवकूफ़ी नहीं हो बल्कि वह समर के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा हो, मैंने स्टार्टिंग से ही सूरज की आंखों में समर के लिए नफरत देखी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह समर को हराने के लिए कोई प्लान बना रहा हो। सृष्टि यादव तृप्ति से हंसते हुए कहती है अरे अगर उसका इतना दिमाग चल रहा होता तो पापा हमारे परिवार का बिजनेस मुझे सौंपने से पहले उसे सौंप देते हैं।
सृष्टि यादव की बात सुनकर तृप्ति भी जोर जोर से हंसने लगती है। वह सृष्टि से कहती है, बात तो तुम्हारी सही है। वहीं दूसरी ओर सूरज यादव अपने दोस्त सावन के साथ अग्रवाल मैंशन से बाहर आ जाता है। सूरज यादव सावन से पूछता है, तुमने सारी तैयारी तो कर ली ना? समर को मारने के लिए तुमने अग्रवाल परिवार के घर के चारों ओर गनमैन तो लगा दिए है ना? सावन सूरज यादव से कहता है, हाँ मैंने सारी तैयारी कर ली है और जैसा कि आपने कहा था मैंने डबल सिक्योरिटी लगा दी है। अब समर किसी भी तरीके से इस घर से बाहर बचकर नहीं जा पाएगा। होगा वह मार्शल आर्टिस्ट, लेकिन गन के सामने अच्छे अच्छे लोग अपनी पतलून गीली कर देते हैं और हमने तो एक नहीं कम से कम 12 गनमैन लगाए हैं। सूरज यादव अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लाते हुए सावन से कहता है, बहुत बढ़िया, अब वह आदमी किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएगा। सावन सूरज यादव से कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आती। आपने तो कहा था कि आप समर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहते हैं, फिर हम लोग इतनी जल्दी बाहर क्यों जा रहे हैं? क्या आपने कोई और प्लान बनाया है? सूरज यादव सावन को जवाब देते हुए कहता है, अगर हम समर के मरने के बाद वहां से निकलेंगे तो लोगों का शक हम ही पर जाएगा। कुछ देर पहले जिस तरह से मैंने समर के साथ बर्ताव किया है, लोग समझेंगे कि मैं ही समर का दुश्मन बना बैठा हूं। मैंने सारे गनमैन मयंक अग्रवाल के नाम से हायर किए हैं। अगर प्लान उल्टा पड़ जाता है तो शक मयंक अग्रवाल पर ही जाएगा, हम पर नहीं। ये समर का बच्चा जब से हमारी जिंदगी में आया है, इसने हमें नीचा दिखाने के अलावा और कोई काम नहीं किया। उस आदमी ने मेरी बहन पर भी पता नहीं किस तरह का जादू किया हुआ, आज उसने समर के लिए मुझे डांटा है। समर हमें अपने वालों से ही अलग कर रहा है। जब से वह आया है सभी उसी का गुणगान करते रहते हैं, यहाँ तक कि सोनाली अग्रवाल जो कि एक पावरफुल महिला है, जिनके नाम से पूरा मुंबई कांप उठता है, जिन्हें देखकर लोग सलामी देते हैं, समर ने उन्हें भी अपने जाल में फंसा लिया है। अगर आज समर मर जाता है तो मैं तुम्हें इसका एक क्लब में अपनी ओर से पार्टी दूंगा। पार्टी छोड़ो, अगले 5 दिन का तुम्हारा खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। सूरज यादव की बात सुन सावन मन ही मन मुस्कुराने लगता है। वह सूरज यादव से कहता है, भाई आप तो जीनियस निकले। सूरज यादव सावन की ओर देख उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या मतलब जीनियस निकले? मैं पहले से ही जीनियस हूँ, बस एक बार मेरा प्लान सक्सेस हो जाए, मैं मुंबई पर राज करूंगा। यहाँ के सभी लोगों को मेरी बात माननी होगी। सावन सूरज यादव से कहता है, भाई आपका मयंक अग्रवाल को फंसाने का प्लान तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन क्या होगा अगर इसका उल्टा हुआ तो? अगर मयंक अग्रवाल ने आपको ही फंसा दिया तो? सूरज यादव सावन की बात का जवाब देते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं होगा। सभी लोग जानते हैं कि जब से समर ऑक्शन में आया था, मयंक उस पर नजर रखे हुए था। कोई छोटा बच्चा भी मयंक की आंखों में देखकर बता सकता है कि मयंक के दिल में समर के लिए कितनी नफरत भरी पड़ी है। और जब समर और मयंक एक दूसरे से लड़े थे, वह लड़ाई सभी लोगों ने देखी थी। मयंक को इतने सारे लोगों के सामने थप्पड़ मारना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि उस दिन की बात एक आग की तरह पूरे मुंबई में फैल चुकी होगी। अगर समर आज मारा जाता है तो सारे लोगों का शक मयंक अग्रवाल पर ही जाएगा। सावन सूरज यादव से कहता है, वाह भाई, तुम्हारा प्लान तो काफी ही बढ़िया है। अब हमारा आगे का प्लान क्या है? हम यहाँ से कहाँ जाएं? सूरज यादव सावन से कहता है, अभी हम लोग स्काई क्लब जा रहे हैं, वहां जाकर कुछ देर हम लोग गेमिंग करेंगे और जैसे ही समर के मरने की खबर हम तक आएगी, हम लोग पार्टी करना स्टार्ट कर देंगे। ये कहते हैं वक्त सूरज यादव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। सूरज यादव की बात सुन सावन भी मुस्कुराने लगता है। कुछ ही देर में वो दोनों इसका स्काई क्लब की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मयंक अग्रवाल समाज और सोनाली अग्रवाल के साथ लिफ्ट में चढ़कर एक रूम में जा रहे थे। सोनाली अग्रवाल चाहती थी कि समर उसके भतीजे मयंक अग्रवाल का इलाज किसी ऐसे कमरे में करे जहां उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, इसलिए वो लिफ्ट से उनके टॉप फ्लोर के रूम में ले जाती है। जब समर को उस औरत का कॉल आया था, समर मयंक के हाव भाव नोटिस कर रहा था। उसे पहले से ही मयंक अग्रवाल पर शक था, लेकिन जब समर के कॉल काटने के बाद मयंक अग्रवाल ने उससे उस कॉल को लेकर ढेरों प्रश्न किए थे, तब समर का शक यकीन में बदल चुका था। उसका इस बात की जानकारी सोनाली अग्रवाल को देना जरूरी था। जैसे ही यह तीनों टॉप फ्लोर के रूम पर पहुंचते हैं, समर सोनाली अग्रवाल से कहता है, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, अकेले में। सोनाली मयंक अग्रवाल की ओर इशारा कर उसे कहती है, मयंक तुम रूम में चलो, हम दोनों अभी आते हैं। मयंक समर की बात सुनकर घबरा जाता है। बहुत सोच में पड़ जाता है कि कहीं उसका भांडा सोनाली और समर के सामने फुट तो नहीं चुका, कहीं उन दोनों को उसके प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया। मयंक सोनाली अग्रवाल की बात सुन उस रूम में चले जाता है। सोनाली अग्रवाल समर के पास आकर उसे कहती है, क्या हुआ समर, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम मयंक का इलाज तो कर पाओगे ना? समर सोनाली अग्रवाल से कहता है, हाँ आप उसकी चिंता मत कीजिए, जब तक मुझे 100 करोड़ मिल रहे हैं मैं उस आदमी का इलाज करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक बात कहनी थी। सोनाली अग्रवाल समर से कहती है, हाँ प्लीज कहो ना। समर सोनाली अग्रवाल से कहता है, जब मैं आज सुबह उठा मेरे फोन पर 30 मिस कॉल थे। आधे मिस कॉल ईशा के थे और आधे किसी अननोन नंबर से थे। मैंने ईशा के रूम का दरवाजा खूब खटखटाया, लेकिन ईशा ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे कॉल भी करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन बंद बताया जा रहा था। कुछ ही देर बाद मुझे उसी अननोन नंबर से कॉल आया था। उस तरफ से एक औरत मुझसे कह रही थी उस ईशा को किडनैप कर लिया है। जब मैंने उस औरत से पूछा कि वह मुझसे क्या चाहती है, उसने मुझे कहा कि वह आपकी जान चाहती है। उसने मुझसे आपको मारने के लिए कहा। उसने कहा कि जब तक मैं आपको जान से मारूंगा नहीं, तब तक वह ईशा को अपने कब्जे से नहीं आज़ाद करेगी। यहाँ तक कि मुझे कुछ देर पहले भी उसी का कॉल आया था। वो मुझे आपको मारने के लिए कह रही थी, और जिस वक्त मुझे कॉल आया था मैं मयंक के हाव भाव देख रहा था। उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे वह किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड हो। कॉल कट करने के बाद उसने मुझसे अजीब तरह से कई सवाल भी किए।
इन सब के पीछे क्या प्लान है ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यह साजिश मयंक की ही है। सोनाली अग्रवाल समर से कहती है, तुम सच में एक दयालु इंसान हो समर, और काफ़ी समझदार भी। तुमने यह बात मुझे बताकर ठीक किया। अब तुम सब मुझ पर छोड़ दो, चलो हम अंदर चलते हैं। इतना कहकर सोनाली अग्रवाल समर को उसी रूम में ले जाती है जहां पर मयंक अग्रवाल इनका इंतजार कर रहा था। वह रूम काफ़ी ही बड़ा और लग्जरियस था। उस रूम से समुद्र तक देखा जा सकता था। मयंक सोनाली से कहता है, क्या अब हम इलाज की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं? सोनाली अग्रवाल अपने दोनों हाथ आगे बांधकर मयंक से कहती हैं, हम दोनों को अच्छी तरह मालूम है मयंक कि तुमने ही ईशा को किडनैप करवाया है। मयंक अग्रवाल सोनाली की बात सुनकर डर जाता है। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह पहले तो इस बात को नकारने की कोशिश करता है, लेकिन जब सोनाली उसे कहती है कि उसे पूरा विश्वास है कि यह काम मयंक का ही है, तब मयंक अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए कहता है, ठीक है, क्या हुआ अगर यह काम मेरा ही है तो? अब तो तुम्हारी ईशा मेरे कब्जे में है। अब तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा, वरना तुम अपनी पत्नी को खो दोगे। मयंक की बात सुनकर समर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वह मयंक के पास जाकर उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहता है, मैं तुझे 30 सेकंड देता हूं ये बताने के कि तूने ईशा को कहाँ छुपा रखा है। अगर तूने 30 सेकंड के अंदर अंदर मुझे नहीं बताया तो तू जानता भी नहीं कि मैं तेरा क्या हाल करूंगा। जब समर और सोनाली के कहने पर मयंक कबूल लेता है कि हाँ उसी ने ईशा को किडनैप किया है, तो समर मयंक को 1 मिनट देता है, लेकिन मयंक उसे ईशा का पता नहीं बताता है। समर का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। वो गुस्से में मयंक की तरफ बढ़ता है और उसकी कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि मैं जानता था तुम कभी सुधर नहीं सकते, तुम पर भरोसा करना मतलब खुद को आग में झोंकने जैसा है। इतना कहकर वो मयंक को गुस्से में जमीन पर फेंक देता है। मयंक उठता है, लेकिन समर को गुस्से में देखकर घबरा कर फिर गिर जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह डर के मारे जमीन पर मछली की तरह छटपटाता है। समर इतने गुस्से में था कि वो मयंक की जान भी ले सकता था। समर सिर्फ अभी ईशा का पता जानना चाहता था। ये देखकर कि समर सचमुच मयंक को मार डालेगा, सोनाली डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जानती थी कि समर अपनी जगह सही है, लेकिन वो मयंक को भी मरता भी नहीं देख सकती थी। वो तुरंत समर से कहती है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, कृपया करके दया दिखाओ। अगर तुम इसकी जान ले लोगे तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। समर सोनाली से बहुत शांत भाव से कहता है कि आप भी जानती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस लड़ाई में मेरे परिवार को क्यों शामिल किया जा रहा है, जिनका इसे कोई लेना देना ही नहीं है। मेरी मयंक से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, पर ये लगातार ऐसी बड़ी गलती कर रहा जिसके लिए इसे माफ़ी नहीं दी जा सकती। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर ये मुझे ईशा का पता अभी बता दे तो मैं इसे अभी छोड़ दूंगा और ईशा तक जल्द से जल्द पहुँच जाऊंगा। लेकिन अगर ये इसी तरह जिद पर अड़ा रहता है तो मैं इसे मार डालूंगा, और इतनी बेरहमी से मारूंगा कि इसने सोचा भी नहीं होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अच्छी तरह समझा दीजिए कि मुझे अपनी सीमा लांघने पर मजबूर ना करे। सोनाली गुस्से में मयंक के पास जाती है और कहती है कि अगर तुम में थोड़ी भी शर्म बची है तो अभी के अभी समर को ईशा का पता बताओ, वरना मैं चाहकर भी तुम्हें समर से नहीं बचा सकती, तुम्हें वो मारकर ही रहेगा। मयंक कुछ भी जवाब नहीं देता है। सोनाली को ये चिंता खाई जा रही थी कि कहीं समर गुस्से में मयंक की जान ना ले ले। वह इधर उधर टहलने लगती है और सोचती है कि मयंक अकेला ये काम नहीं कर सकता, वो किन लोगों से मिला है जो उसे इस काम में मदद कर सकते हैं। वह अचानक मयंक के पास आकर कहती है, तुम कुछ बता रहे हो या मैं पूछूं? सोनाली उसकी चुप्पी सुनकर कहती है कि कहीं शनाया तो इन सब के पीछे नहीं है? क्या वो जानती है ईशा का पता? मयंक बुरी तरह से फंस चुका था। अब केवल वह अपना फायदा देखना चाहता था। वो समझ गया था कि ये लोग कैसे भी कर ईशा को ढूंढ लेंगे और उसका फायदा केवल अभी अपनी जान बचाना था। उसमें अब कुछ छुपाने की हिम्मत नहीं थी। उसने हाँ में इशारा कर अपनी गर्दन हिलाई। समर ने जैसे ही शनाया का नाम सुना वो शौक हो गया। वो सोचने लगा कि शनाया ऐसा कैसे कर सकती है और आखिर वो ऐसा क्यों करेगी। उसने मयंक को जोर से जमीन पर धक्का दिया और गिरा दिया और उसके सीने पर पांव रखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरने लगा। समर के चेहरे से पसीना टपक रहा था। वो इतना डरावना लग रहा था कि मयंक के होश उड़ गए थे। समर ने मयंक से पूछा, अब ये बताओ कि शनाया इस वक्त कहाँ पर मिलेगी? मयंक ने डरते हुए धीमी आवाज में कहा, जहां तक मेरी जानकारी है उसे इस वक्त शहर के बाहर बने हुए गोदाम में होना चाहिए। आखिरी बार जब उसकी बात हुई थी वो वहीं पर थी और उसी ने सारी प्लानिंग की है। अब केवल वही बता सकती है कि उसने ईशा को किडनैप करके कहाँ रखा है। मयंक ने आगे कहा, देखो समर, मैंने तुम्हें वो सब डिटेल बता दी है जो मैं जानता था। इसके आगे न मेरी किसी से बात हुई है न मुझे कुछ पता है, लेकिन मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम उसका सही जवाब दोगे। समर कहता है, पूछो क्या पूछना चाहते हो। मयंक कहता है, अब तुम बताओ कि तुम्हें क्यों और कैसे लगा कि इस प्लानिंग के पीछे मेरा हाथ है। समर मयंक को मुस्कुरा कर देखता है और कहता है कि सोचो मयंक, अगर मैं तुम्हें कहता कि मैं केवल अनुमान लगा रहा हूँ तो क्या तुम मुझे सच बताते? बिल्कुल नहीं। मैंने योजना इतनी शातिर तरीके से बनाई थी कि तुम्हें शक भी ना हो और तुम हमारे जाल में फंस जाओ। और मैं अपनी जांच में कैसे फेल हो सकता था जब मेरे काम में साथ कमल कुमार और सोनाली जैसे समझदार लोग थे। मयंक कहता है, लेकिन मैं ही क्यों, कोई और भी तो फंस सकता था, सूरज यादव या शनाया। मयंक ने तर्क देते हुए कहा। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने शुरुआत में यही सोचा था कि ये काम केवल तुम्हारा नहीं हो सकता, लेकिन तभी मुझे तुम्हारे और मेरे बीच हुई लड़ाई याद आ गई और उस लड़ाई से मुझे याद आया कि तुम छोटी छोटी बात या शिकायत का बदला लेने के लिए प्रसिद्ध हो और इसीलिए तुमने मुझ पर हमला भी किया था। तभी मेरे दिमाग के सारे घोड़े दौड़े और मैं सब समझ गया। मैं जानता था कि यहाँ इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं है। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। मयंक ने अपना सिर हिलाकर हाँ में सहमति दिखाई। मयंक मन ही मन खुद को कोस रहा था कि वो इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है कि समर के जाल में फंस गया।
समर ने मयंक से कहा, इससे पहले कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाए तुम शनाया को फोन करो और कहो कि तुमने मुझे मार दिया है, अब वो ईशा को छोड़ दे, और अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो तुम जानते हो कि तुम सबका मैं क्या हाल करूंगा। मयंक कहता है, मुझे विश्वास से मेरे कहने पर शनाया ईशा को जाने देगी। समर उसे फोन करने के लिए कहता है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मयंक अपनी जेब से फोन निकलता है और शनाया को कॉल लगाता है और शनाया को कुछ कहता है। समर शनाया और मयंक की बातें चुपचाप सुनता है और टहलने लगता है। इधर समर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिख रही थी। वो समझ जाता है कि मयंक कभी नहीं सुधरेगा। उसने अपना सिर उठाया और दरवाजे की दिशा में देखता है। सोनाली उसे देखकर पूछती है कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। तब समर खुद को शांत करते हुए इत्मीनान से कहता है कि सोनाली, मुझे कभी कभी आप पर बहुत दया आती है। तुम्हें मयंक की कितनी फिक्र है, लेकिन तुम मयंक को नहीं जानती वो कितना कमीना है। वो अपना काम निकलवाने के लिए किसी दिन आपको भी जोखिम में डाल देगा। आप अपने भतीजे को जितना सीधा समझती हो वो उतना सीधा नहीं है। वो इतना शातिर है कि अब भी मुझे मारने की सोच रहा है। सोनाली कहती है, क्या मजाक कर रहे हो समर? मयंक अभी बच्चा है, वो इतना शातिर कैसे हो सकता है? तुम भी जानते हो इस काम के पीछे भी किसी और का ही हाथ निकला। इससे पहले कि सोनाली अपनी बात खत्म पूरी कर पाती, गेस्ट रूम के गेट पर जोर से लात मारने की आवाज आती है। सोनाली डर जाती है। वो कुछ समझे उसे पहले ही 7 आदमी काले सूट में कुछ ही पल में बंदूक लिए समर को घेर लेते हैं। वो लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। जैसे ही मयंक देखता है कि समर घिर चुका है, उसके चेहरे और मुस्कान आ जाती है। वो अपने कपड़े ठीक करते हुए उठता है और सुकून की सांस लेता है। वो समर से कहता है कि मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा लापरवाह हूं, थोड़ा या कहो बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ देर पहले तक मुझे लगा था कि मेरी लापरवाही आज मेरी जान ले लेगी, पर अफसोस यहाँ तो बाजी ही पलट गई। कहा, कुछ देर पहले तक मुझे तुमसे डर लग रहा था, लेकिन देखो अब मेरी जगह तुम हो। लेकिन ये डर मुझे तुम्हारी आंखों में क्यों नहीं दिख रहा? मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी आंखों में वो डर। तुमने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है, उन सभी बातों का मैं तुमसे बदला लूंगा, क्योंकि तुम चाहकर भी अब मुझे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मौत तुम्हारे चारों ओर खड़ी है। और समर, अगर तुमने चालाकी की तो अंजाम तुम जानते ही हो। ईशा अभी भी हमारे कब्जे में है, ये बात मैं तुम्हें याद दिला दूं। और ये जो 7 लोग बंदूक के साथ दिख रहे हैं ना, इन्हें मैंने तुम्हारी खास सेवा के लिए ही बुलाया है। इनकी बंदूक से निकली गोली तुम्हें छलनी कर देगी, फिर भले ही तुम एक ग्रैंड मास्टर क्यों ना हो। सोनाली ये देखकर बहुत उदास हुई कि मयंक ने धोखे से मयंक को मारने की प्लानिंग की है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो कहती है कि मयंक, तुम समर की शक्तियों को अच्छे से जानते हो। अगर समर को गुस्सा आ गया तो अगर अब भी तुम जिद पर अड़े रहे तो अब भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। मैं कहती हूँ कि मयंक, इन लोगों से अभी के अभी कहो कि बंदूक हटाए। समर को किसी भी तरह की चोट नहीं आनी चाहिए। मयंक कहता है, आंटी, मुझे लगता है पिछले दिनों से जो कुछ भी चल रहा है उससे आप बहुत डर गई है, जिसका असर आपके दिमाग पर भी हुआ है। तभी तो आप मुझे इस समर से माफी मांगने को कह रही है, जो कि मैं कभी नहीं करूंगा। सोनाली जानती थी कि समर अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि मयंक उनके खानदान का इकलौता वारिस है। अगर उसे कुछ हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वो मयंक को समझाते हुए कहती है कि तुम अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जब वो देखती है कि उसकी बातों का कोई असर मयंक पर नहीं हो रहा तो वो रोते हुए समर के पास जाती है और भीख मांगती है कि वो मयंक को कुछ न करे, वो ये सब अहंकार में कह रहा है। तब मयंक कहता है, आंटी, आप इससे क्यों भीख मांग रही है? भीख तो अब ये मांगेगा। ये 7 लोग कोई साधारण लोग नहीं है, बल्कि पेशेवर गनर है। इनका एक ही एम है, टारगेट को खत्म करना, और अभी इनका टारगेट है समर। मयंक की बात सुनकर सभी समर पर बंदूक तान देते हैं। अब समर के पास वहां से भागने का कोई ऑप्शन नहीं था। फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ये देखकर मयंक गुस्से से तिलमिला जाता है और कहता है कि तुम मरने वाले हो, फिर भी तुम्हारा घमंड कम होने का नाम नहीं ले रहा। समर उन बंदूक पकड़े लोगों को देखकर नहीं डरा और नहीं घबराया, क्योंकि वो उनसे निपटना जानता था। इधर सोनाली बार बार मयंक को कह रही थी कि तुम समर से पंगा मत लो, अब वो तुम्हारी जान नहीं बख्शेगा। तभी मयंक जोर से हंसता है और कहता है कि माफी तो अब समर मुझसे मांगेगा। अगर उसने ऐसा किया तो शायद मैं उसकी जान बख्श दूं या इस बारे में सोचूं, वरना मुझे तो लगता ही है कि आज कोई मरने वाला है। क्या वो समर ही तो नहीं है? और फिर जोर से हंसने लगता है। समर वहां हो रही सभी बातों को इग्नोर करने की सोचता है, क्योंकि वो अब बस वहां से निकलकर जल्द से जल्द ईशा के पास पहुंचना चाहता है। लेकिन मयंक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। वो नई नई समस्याएं और शर्तें समर के सामने रख रहा था। मयंक समर को बेसहारा देख खुशी से पागल हो रहा था। सोनाली के समझाने पर भी वो कोई बात मानने को तैयार नहीं था। सोनाली भी समझ गई थी कि मयंक अपनी ताकत के रौब में अंधा हो चुका है। वो सही गलत में भी फैसला नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे अब कोई नहीं बचा सकता। इधर समर समझ गया था अब बात से काम नहीं चलेगा। जितनी बातें करनी थी सब हो चुकी। अब समय आ गया है कि वो अपनी टेक्निक और पावर का यूज करे, क्योंकि उसे ईशा की भी जान बचानी थी। उसने आंखें बंद की और श्लोक बोलना शुरू कर दिया। उसने अपने दोनों हाथों को मिलाया, शक्तियां इकट्ठी करने लगा। सोनाली यह सब देखकर घबरा गई। जब समर ने अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से सामने की तरफ लाने की कोशिश की तो वह कुछ ऐसा हुआ जिससे मयंक की आंखें फटी रह गई, क्योंकि उसके हाथों से शक्ति और ध्यान के द्वारा अचानक 8 चमकदार रोशनी निकली। समर के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। कुछ पल को लगा कि वो एक बवंडर है जो सभी को लपेट कर खत्म कर देगा। समर को 7 गनमैन ने घेर लिया था। उसने अपनी जेब में से हाथ निकालकर अपनी पूरी ऊर्जा को एक साथ एकत्रित करके जैसे ही अपने हाथ खोले तब समर के हाथ में कुछ चमक रहा था। सोनाली वह देख नहीं पा रही थी कि उसके हाथ में था क्या, लेकिन समर के हाव भाव को देखकर वह ये समझ गई थी कि समर खुद की जान बचाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा सोनाली ने पहले कभी नहीं देखा था कि जब किसी इंसान की मौत इतनी करीब हो तो वह इतना शांत कैसे खड़ा हो सकता है। लेकिन मार्शल आर्ट्स का पहला सिद्धांत ही शांति होता है। शांति से ही एकाग्रता आती है। एकाग्रता यानी फोकस, और फोकस किसी भी व्यक्ति के अंदर की ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए काम आता है। समर अपनी एनर्जी को एकत्रित करने में काफी हद तक ट्रेन था।
उसे बखूबी पता था कि वह अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किस तरह कर सकता है। मार्शल आर्ट्स में पावर का इस्तेमाल हमेशा ही लोगों की भलाई के लिए किया जाता है, और एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट किसी गलत तरीके से अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करता और ना ही अपने स्वार्थ और लालच के लिए मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। समर ने भी यही सीखा था, और वह अपने मार्शल आर्ट के सिद्धांतों को बखूबी जानता था और मानता भी था। मयंक अंदर ही अंदर खुश था, उसे लग गया था कि वह गनमैन समर को आसानी से मारकर वहां से निकल जाएंगे और उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। मयंक बदला लेने की आग में इतना अंधा हो चुका था कि वह क्या कर रहा था उसे खुद भी नहीं पता था। बदले की आग में मयंक इतना अंधा हो गया था कि वह समर को मारना भी कोई बड़ी बात नहीं समझ रहा था। मयंक मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि समर जिसने उसे इतना बेइज्जत किया, उसे दूसरे लोगों के सामने नीचे दिखाया, यहाँ तक कि चाटा भी मारा था, वह आज उसके सामने हमेशा के लिए घुटने टेकने वाला था। उधर सोनाली समर को लेकर चिंतित थी, वह बिल्कुल नहीं चाहती थी उसकी जान पर कोई आ जाए, और वहाँ मयंक पर गुस्सा हो रही थी कि जो व्यक्ति उसकी जान बचाने के लिए यहाँ तक आ गया था, जिसे मनाने के लिए इतने हाथ पैर जोड़ने पड़े थे, मयंक ने उसे मरवाने के लिए गनमैन अपॉइंट कर रहा है। समर अभी भी वहीं खड़ा था, एकदम शांत। उसकी यह शांति किसी तूफान से आने के पहले वाली शांति लग रही थी। सारे गनमैन ने उसे घेर लिया था, फिर भी वह वैसे की वैसे शांत आंख बंद कर खड़ा था। ऐसा ही माहौल में पूरा सन्नाटा छा गया था, यहाँ तक कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। इस पल कुछ भी हो सकता था, या तो समर बच सकता था या अब उसका बचना मुश्किल था। समर अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जेब में हाथ डालकर हाथ में कुछ चमचमाती हुई चीज ले खड़ा था। थोड़ी देर बाद सोनाली को वहां चमकती हुई चीज दिखाई पड़ती है, वो और कुछ नहीं, मैजिक सुई थी। यह मैजिक सुई वही सुई थी जिससे समर ने रामेश्वर प्रसाद का पॉइजन निकाला था, और जैसे ही यह सुई सोनाली समर के हाथ में देखती है तो उसे समर की पावर याद आ जाती है। समर अपनी सारी पावर नीडल में ट्रांसफर करता है। वह सारे गनमैन को देखकर एक मुस्कान देता है। उनमें से एक गनमैन ये कहता है कि छलनी छलनी कर दो इसे गोलियों से, बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बनने वाला। अब देखते हैं इसका मार्शल आर्ट बंदूक की गोली के सामने टिकता है या नहीं। उस गनमैन के ऐसा बोलते ही सारे गनमैन में मयंक को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि उनमें से एक ये तक बोलता है कि देखो कैसा सिकस कर रहा अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन सोनाली को समर पर पूरा भरोसा था कि वह कुछ ना कुछ कर वहां से बच जाएगा। जैसे ही सारे गनमैन हंसने लगते हैं, उसी पल समर एक साथ एक समय पर अपनी सारी नीडल को उन सभी की ओर फेंकता है। सातों नीडल सातों गनमैन के शरीर में घुस जाती है। नीडल सभी के शरीर में एक ही जगह पर घुसती है, वह जगह थी दिल। जब तक सारे गनमैन को यह पता भी चल पाता कि उन्हें समर को मारने के लिए बंदूक का ट्रिगर दबाना भी है, तब तक वह मैजिक नीडल सबके अंदर घुस चुकी थी, और नीडल के घुसने के बाद सभी एक साथ जमीन पर गिर जाते हैं। सारे गनमैन अलग अलग दिशाओं में एकदम स्लो मोशन में गिरते हैं, और समर अभी भी चुपचाप शांत भाव से एक मुस्कान धरे वहीं पर खड़ा था। ये सब देखकर सोनाली और मयंक दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। मयंक बिल्कुल नहीं समझ पाया था कि उसके द्वारा अपॉइंट किए हुए गनमैन को समर ने एक झटके में ही मार दिया था। समर के इस काम को देखकर सोनाली की नज़र में समर की इज्जत और बढ़ गई थी, और मयंक इस बदतमीजी को देखकर सोनाली को बहुत गुस्सा आ रहा था। सोनाली को मयंक पर इतना गुस्सा आ रहा था कि यदि वह मयंक की आंटी नहीं होती तो उसे वो वही की वही मार देती। मयंक के होश उड़ चुके थे, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था इस समर ने एक ही झटके में सबको कैसे मार दिया था। वहाँ बहुत ज़्यादा डर चुका था, उसका शरीर डर के मारे कांप रहा था, उसके माथे से पसीना टपक रहा था, और उसके दिल की धड़कन बहुत जोर जोर से धड़क रही थी, जैसे ट्रेन स्पीड से भाग रही हो। माहौल में इतना सन्नाटा छा गया था कि मयंक की सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। मयंक एक तक समर को देख रहा था, और समर अपनी मार्शल आर्ट की पोजीशन में खड़ा हुआ था। समर मयंक की तरफ आगे बढ़ता है, ये देखकर मयंक और डर जाता है, और उसकी आंखें डर के मारे और चौड़ी हो जाती है। जैसे जैसे समर मयंक के नज़दीक आ रहा था, उसके दिल की धड़कन है और तेज होती जा रही थी। पसीने की एक बूंद उसके सर के पीछे से कानों के पास होते हुए उसकी गर्दन पर आ रही थी, और फिर समर जैसे ही उसके पास जाकर खड़ा होता है, मयंक अपने डर की चरम सीमा पर पहुंच जाता है। डर, मौत का डर। ये कैसा डर था, इंसान की जिंदगी में एक ना एक बार जरूर आता है जब मौत उसके नज़दीक होती है, और मयंक के नज़दीक मौत बनकर अभी समर खड़ा था। समर क्या करने वाला था इसका अंदाजा ना तो मयंक को था और ना ही सोनाली को। वह बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर समर चाहता तो मयंक को उसी वक्त मार सकता था। जो व्यक्ति पल झपकते ही 7 गनमैन को एक ही बार में मार सकता हूं, उसके लिए एक निहत्थे इंसान को मारना कितना आसान होगा, ये बात सोनाली को बखूबी समझ आ गई थी। समर कुछ मयंक कहता उससे पहले ही सोनाली बीच में बोल देती है कि मयंक, तुम्हें शर्मानी चाहिए, जो तुम्हारी जान को बचाने के लिए आया था तुम उसे ही मारना चाहते थे। सोनाली समझ गई थी कि समर मयंक को नहीं मारेगा, क्योंकि अगर मयंक को मारना ही होता तो समर के पास कई मौके थे, मैं उसे मार देता, लेकिन समर ने मयंक को जाने दिया था। लेकिन मयंक के अंदर अभी भी पॉइजन था जिसे समर ने निकाला नहीं था, और उसकी चिंता सोनाली को अब भी थी। वह भी यही चाह रही थी कि समर मयंक के अंदर का पॉइजन निकाल दे, लेकिन मयंक इस हरकत ने उसे सोच में डाल दिया था कि अब वह समर से क्या कहें। सोनाली समर से कहती है कि मयंक की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे मयंक की इस हरकत के लिए माफ़ कर दो, इसने अपनी नादानी में तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया। मयंक भी समर से कहता है कि मुझे मारो, मुझे माफ़ कर दो, ईशा को बचाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये बोलते बोलते मयंक अपने घुटनों पर बैठ गया था। अग्रवाल परिवार का इकलौता चिराग जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता था, अपनी जिद और अहंकार के आगे वह किसी को कुछ नहीं समझता था, वह आज अपने घुटनों पर बैठा अपनी मौत को देखकर गिड़गिड़ा रहा था, माफ़ी मांग रहा था। मयंक समर से ये तक कह गया था कि जब तक तुम मुझे नहीं मारोगे मुझे परवाह नहीं कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, मैं तुम्हारे बगल में एक कुत्ता बनने को भी तैयार हूँ। अग्रवाल परिवार के प्रतिष्ठित युवा स्वामी के रूप में तुम मेरे कुत्ते बनने के लिए कैसे तैयार हो सकते हो। मयंक ये बात समर ने एक मुस्कान के साथ कही। फिर समर मयंक को देखकर कहता है, इस बेवकूफ़ ने जो कहा है वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए था।
समर इतना कहकर वहां से जाने लगता है, लेकिन उसका इरादा मयंक को छोड़ देने का भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह कुछ सोचकर वहां से निकलने लगता है। उसका हर एक कदम मयंक के दिल पर कदम रखने जैसा था, जो कि उसके जीवन को तबाह करने के लिए लग रहा था। समर आगे बढ़ता ही है कि सोनाली उसे रोकती और कहती है कि रुको समा, मयंक नादानी की भरपाई वाल परिवार करेगा, बस इसके लिए तुम यहाँ प्लीज रुक जाओ। तुम्हें जो कीमत चाहिए मैं देने के लिए तैयार रहूँ, बस तुम प्लीज यहाँ पर रुक जाओ। दरअसल अग्रवाल परिवार का केवल एक ही बच्चा था, इसलिए सोनाली मयंक को बचाने के लिए समर के आगे इतना झुक रही थी, क्योंकि अग्रवाल परिवार को आगे बढ़ाने और उससे बुढ़ापे में संभालने के लिए मयंक के अलावा और कोई नहीं था, और वह हरगिज नहीं चाहती थी कि मयंक को कुछ हो। ये सब सुनने के बाद समर सोनाली से ये कहता है कि सोनाली तुम सच में सोचती हो कि पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है? मैं तुमसे अलग हूँ, मैंने एक व्यापारी नहीं, मेरे असूल तुमसे बहुत अलग है। लेकिन ये मयंक मुझे मारना चाहता है, उसने मुझे बार बार उकसाया, यहाँ तक कि उसने ईशा तक का अपहरण भी करवाया, इसलिए मैं उसे जाने नहीं दूंगा। सोनाली शांत खड़ी रहती और फिर समर से कहती है, मेरा मतलब यह नहीं था, तुम इसे माफ कर दो, अभी हम सिर्फ तुमसे मदद चाहते हैं, प्लीज समर ये दया तुम हम पर कर दो। समर सोनाली की बात सुनकर रुक जाता है और कहता है, ठीक है मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सोनाली समर की बात सुनकर खुश हो जाती है, वो एक बहुत समझदार बिजनेस वीमेन थी, भले ही वो आज समर के सामने झुक रही हो, पर उसे भी पता था कि दांव खेल रही है। अगर समर उसकी तरफ आ जाता है तो वह और समर एक ही नाव में सवार हो जाएंगे, इसके लिए उसे आज झुकना भी पड़े तो वह झुकने को तैयार थी। मयंक अभी समर से माफी मांगता है और कहता है, ईशा को किडनैप करने का प्लान शनाया का ही था, और मैं सच में नहीं जानता कि शनाया ने ईशा को किडनैप करके खाम रखा है, लेकिन शहर के बाहर एक गोदाम है, हसनाया का है, हम अब तक हर बार वहीं पर मिले हैं, और हम आखिरी बार वहीं मिले थे जहां हमारे साथ ईशा भी थी। मुझे लगता है हसनाया भी ईशा के साथ वही होगी। सोनाली समर को कहती कि मुझे पता है कि वो गोदाम किधर है और हमें जल्द से जल्द उस गोदाम का जाना चाहिए, जिससे हमें ईशा वहां मिल जाए। समर वहां खड़े खड़े सोचते रहता है। सोनाली और मयंक गोदाम की तरफ जाने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन समर उन्हें वही रोक देता है और कहता है कि मयंक की बात सुनकर मैं समझ गया कि स्नाया ने मयंक को बंदूक की इस्तेमाल किया है, और वह बस समझने की कोशिश कर रहा था कि ईशा को खाम खा गया होगा, क्योंकि वह जानता था कि स्नाया बहुत चतुर और शातिर है और उस गोदाम में अब कई ईशा नहीं होगी, स्नाया ने उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया होगा। समर के मन में अब यही चल रहा था, ईशा को सनाया ने कहाँ रखा होगा। सोनाली समर से कहती है कि तुम बस इतना सोचो कि हम किस तरह से स्नाया को बाहर निकाल सकते हैं, उसके बाद आते ही हमें ईशा मिल जाएगी। वैसे भी अब स्नाया को यहाँ की बातें बताने वाला अब कोई नहीं। पहले मिंक उसे यहाँ की सारी खबर दे रहा था, लेकिन अब उसे यहाँ की खबर मिलना असंभव हो गया है। समर सोनाली की तरकीब समझ जाता है। वह सोनाली के बारे में इतना तो जान गया था कि सोनाली भी एक चतुर महिला थी और उसकी मदद लेकर वहां ईशा को ढूंढ सकता है। मदद के साथ साथ उसके रिसोर्सेज और उसके कॉन्टैक्ट भी इतने थे कि उसकी मदद से निशा को जल्द से जल्द ढूंढा जा सकता था। सोनाली की बात सुनकर समर के दिमाग में एक तरकीब आती है और तरकीब सोचकर सोनाली की तरफ देखकर मुस्कुराता है। समर की ये मुस्कान बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई थी, ऐसा लग रहा था मानो उसके दिमाग में कोई गुत्थी हल कर ली हो। समर सोनाली को कहता है कि अब हमें एक तरकीब निकालनी जिससे संप अपने आप अपना बिल से बाहर आ जाए। जब सोनाली समर को बताती है कि शनाया का असली मकसद समर को मारना है, समर बाकी कहानी समझ जाता है और सोनाली से कहता है, मतलब शनाया ने मयंक को भी एक पासे की तरह उपयोग में लाकर मुझ पर वार करने की कोशिश की है। अब चूंकि मयंक का मकसद भी मुझे मारना ही था, मैं मयंक को ही पासा बनाकर शनाया से बदला लूंगा। मैं पहले तो समझ नहीं सका था कि मयंक के जैसा डम्बा आदमी इतना लंबा और चतुर प्लान कैसे बना सकता है, लेकिन अब मुझे सारी कहानी समझ आने लगी है। सोनाली समर की बात सुन मुस्कुराने लगती है और समर से कहती है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मैं सब समझ गई समर, लेकिन बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम मयंक को कोई और नुकसान ना पहुंचाओ। मैं इसके लिए इसकी जान की भीख मांगकर शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम मेरी भी परेशानी समझो। यह मेरे भाई का इकलौता लड़का है और मेरे भाई अब बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके साथ आए दिन कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज होता है। इसकी जान बचाकर बस में है कि उम्मीद कर सकती हूँ कि इसे भगवान जल्दी ही सद्बुद्धि दे, वरना अगर यह ऐसी हरकतें करता रहा तो मैं भी इसे बचा नहीं पाऊंगी। समर सोनाली से कहता है, मैं इस बार आपकी वजह से इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसने अगर यह हरकत दोबारा मेरे साथ की तो इसकी जान भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। इतना कहकर समर मयंक की ओर देखता है। मयंक डर के मारे एक कोने में खड़ा हुआ था। समर उसे कहता है, अभी के अभी शनाया को कॉल करो और उसे कहो कि तुमने मुझे मारकर अपना प्लान कामयाब कर दिया है और उसे तुमसे मिलने के लिए कहो। मयंक समर की बात सुनकर फटाक से अपनी जेब से फोन निकालता है और शनाया को कॉल करता है। जैसे ही शनाया कॉल उठाती है, मयंक अग्रवाल उसे कहता है, हमारा प्लान कामयाब हुआ, समर अब मर चुका है। शनाया मयंक की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वह मयंक अग्रवाल से कहती है, मैं जानती थी कि आप जैसा महान आदमी समर को काफी आसानी से हरा देगा। मैं आपकी बात सुनकर बहुत खुश हूँ। अब आप जल्दी से स्काई क्लब में आ जाए। समर को मारना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज हम समर की मौत का जश्न मनाएंगे। मयंक अग्रवाल शनाया से कहता है, ठीक है तुम सीधे वहीं पहुंच जाओ, मैं बस अभी यहाँ से निकलता हूँ। इतना कहकर मयंक अग्रवाल कॉल काट देता है। मयंक अग्रवाल जैसे कि कॉल कट करता है, वह समर की ओर देख उसे पूछता है, उम्मीद है समर, मेरा मतलब मिस्टर समर, आपने शनाया की सारी बातें सुन ली होगी। अब आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। क्या मैं शनाया को वापस कॉल कर यही बुलाऊं या फिर हम वहां चले? समर मयंक अग्रवाल से पूछता है, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि वहां शनाया के अलावा और कौन कौन आ रहा है। मयंक अग्रवाल थोड़ा झिझकते हुए समर से कहता है, वहां पर सूरज यादव और सावन भी मौजूद होंगे। सूरज यादव और सावन का नाम सुन समर मुस्कुराने लगता है। समर मयंक अग्रवाल से कहता है, चूंकि सारे के सारे जोकर वहीं मौजूद होंगे, हमें वहीं जाना होगा। इतना कहकर समर वहां से निकल जाता है। मयंक अग्रवाल भी अपना सर झुकाते हुए समर के पीछे चले जाते हैं।
समर को जाते हुए देख सोनाली उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह समर को एडमायर कर रही हो। वहीं दूसरी ओर जब शनाया स्काई क्लब में पहुंचती है, सूरज यादव और सावन उसे देख काफी खुश हो जाते हैं। सूरज यादव शनाया से पूछता है, क्या हमारा प्लान कामयाब हुआ? क्या मयंक अग्रवाल ने समर को मरवा दिया है? शनाया मुस्कुराते हुए सूरज यादव से कहती है, हाँ, मुझे थोड़ी देर पहले उसी का कॉल आया था। वह बता रहा था कि उसने आसानी से समर को हराकर उसे मार दिया है। सूरज यादव शनाया की बात सुनकर काफी खुश हो जाता है और शनाया से कहता है, अरे ये तो बेहद खुशी की बात है, आज तो हम बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। इतना कहकर समर स्काई क्लब के वेटर की ओर इशारा कर उसे बियर लाने कहता है। सूरज यादव, सावन और शनाया एक जगह बैठ जाते हैं। शनाया सीट पर बैठते ही अपने पर्स में से एक अजीब सी सिगरेट का पैकेट निकालती है। उस पैकेट की बनावट काफी अजीब सी थी। जब शनाया उस पैकेट में से एक सिगरेट निकालती है, सूरज यादव उसे कहता है, मुझे भी सिगरेट चाहिए। शनाया हंसते हुए सूरज यादव से कहती है, अरे ये कोई ऐसी वैसी सिगरेट नहीं है, यह एक बेहद ही नशे वाली सिगरेट, तुम इस सिगरेट को नहीं पी पाओगे। सूरज यादव शनाया से कहता है, तुमने क्या मुझे एक बच्चा समझ रखा है? लाओ मुझे सिगरेट दो। इतना कहकर सूरज यादव शनाया के हाथ से वह सिगरेट छीन लेता है और उसे जलाकर पीने लगता है। सिगरेट के 2 कश लेते ही वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। शनाया और सावन जब सूरज यादव को जमीन पर पड़ा देखते हैं, वह कुछ रिएक्ट नहीं करते। उनके चेहरे के हाव भाव ऐसे थे जैसे उन्हें सूरज यादव को इस तरह जमीन पर बेहोश पड़ा देख कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। सावन शनाया की ओर देख मुस्कुराता है और उसकी कमर पर हाथ रख बोलता है, चलो, हमारा ये प्लान भी कामयाब हुआ। शनाया भी सावन की ओर देख मुस्कुराने लगती है और उसे कहती है, मानना पड़ेगा, तुमने हर एक काम अब तक चतुराई से किया है। हम दोनों ने मिलकर हमारे पूरे प्लान को सफल बनाया है। एक तरफ हमने मयंक अग्रवाल का भी विश्वास जीत लिया और दूसरी तरह सूरज का भी। ये दोनों ही समर के दुश्मन थे। अब जब मयंक ने समर को हरा ही दिया है, उसे मुंबई पर राज करने से कोई नहीं रोक पाएगा और हम उसका इसमें साथ देंगे और साथ ही साथ हमारे दूसरे प्लान्स को भी अंजाम। बस अब तुम्हारा वो मास्टर आ जाए जो कि मयंक की बीमारी को ठीक कर सकता है। उसके बाद जब वो मयंक के शरीर से जहर निकाल देगा, मयंक हमारा दीवाना हो जाएगा। हम जो कहेंगे फिर वो वही करेगा। सावन शनाया की आंखों में आंखें डाले उसकी कमर और कस के पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है और उससे कहता है, इस प्लान के पीछे मास्टरमाइंड तो तुम ही थी ना। इस प्लान को कामयाब करने में सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। और वैसे भी मैं अगर सूरज यादव का भरोसा अपनी ओर नहीं खींचता तो ये प्लान पॉसिबल नहीं हो पाता। शनाया सावन से कहती है, अगर उस रात क्लब में लड़ाई के बीच में ये समर नहीं आता तो हमारा प्लान कब का कामयाब हो चुका होता। एक एक करके हम मुंबई की सारी पावरफुल फैमिलीज को हरा देते। उस दिन जब सूरज यादव को मारने संदीप रावत स्काई क्लब में आया था, तृप्ति की वजह से समर को संदीप रावत और उसके आदमियों को हराना पड़ा था। ये लड़ाई शनाया और सावन ने मिलकर ही अरंगे करवाई थी और इस लड़ाई को ऐसे प्लान किया था कि सबका शक सोनाली अग्रवाल की ओर जाए। शनाया और सावन ने ही प्लानिंग कर संदीप रावत को सूरज को मारने के लिए क्लब में बुलाया था, लेकिन समर ने बीच में आकर इन दोनों का प्लान चौपट कर दिया था। यहां तक कि मयंक अग्रवाल के शरीर में पॉइजन प्लांट करने वाले भी यही दो थे। जब मयंक सूरज से पहली बार इस क्लब में मिला था, सावन और शनाया ने मिलकर मयंक के शरीर में यह पॉइजन प्लांट किया था। इनका मकसद मुंबई के इन चारों परिवारों को हराकर सूरज और मयंक का विश्वास जीतना था, ताकि यह उन दोनों के विश्वास की आड़ में अपने बड़े प्लान को अंजाम दे सके। लेकिन समर के बीच में आ जाने से इन दोनों को अपना प्लान चेंज करना पड़ा था। शुरू से अब तक इन दोनों ने प्लान को ऐसा बनाया हुआ था कि कोई इन दोनों पर शक ना कर पाए। सावन और शनाया ना ही ज्यादा पावरफुल थे और ना ही ज्यादा अमीर। सावन शनाया से कहता है, कोई बात नहीं, अब जब समर को हमें मौत के घाट उतार ही दिया है, अब हमारे प्लान के बीच कोई नहीं आएगा। शनाया सावन की ओर मुस्कुराती है और कहती है, अब तो मैं हमारे प्लान के बीच किसी को आने ही नहीं दूंगी। अब जो भी हमारे प्लान के बीच आया वह सीधा मारा जाएगा। अब बस हमें हेविंगली ऑर्गेनाइजेशन से कहकर सोनाली अग्रवाल को हमारे रास्ते से हटाना होगा। फिर जब मयंक अग्रवाल मुंबई पर राज करेगा, मयंक के माइंड पर राज हमारा होगा। शनाया की बात सुनकर सावन शनाया से काफी इंप्रेस होता है और उसे किस करने के लिए अपने होंठ शनाया की होंठ की ओर बढ़ता है। इससे पहले कि सावन शनाया के होंठों पर किस करता, शनाया सावन का चेहरे खुद से दूर करते हुए कहती है, प्लीज डोंट किस मी राइट नाउ। मयंक अग्रवाल किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। हमने हमारे प्लान को अंजाम देने में काफी मेहनत की है। अगर मयंक ने हमें इस तरह देख लिया तो हमारा सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। मयंक को अगर पता चला कि हम दोनों उसके खिलाफ प्लान कर रहे हैं तो ना ही मैं कुछ कर पाऊंगी और ना ही तुम। वह हमसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। सावन शनाया की बातों पर मुस्कुराता हुआ उससे कहता है, अरे तुम उसकी चिंता मत करो। अगर उसने मुझे कुछ भी कहा, तुम्हें अपने एक परिचित को बुलवाकर उसका ऐसा हाल करूंगा कि वो सपने में भी नहीं सोच सकता। शनाया सावन को किस करने से बार बार मना कर उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन सावन बार बार उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही सावन शनाया को किस करने वाला होता है, वहां मयंक अग्रवाल आ जाता है और उन दोनों से कहता है, वाह, वहां मेरी जान जाने वाली थी और यहाँ तो लैला मजनूगिरी चल रही है। जैसे ही शनाया और सावन के कानों में मयंक की आवाज आती है, वो एक दूसरे से अलग होकर भूचक्के हो जाते हैं। जब शनाया मयंक को अपने करीब खड़ा पाती है, वह सावन से दूर हटकर मयंक से कहती है, मयंक तुम यहाँ कब आए? मयंक हंसते हुए शनाया से कहती है, कितनी भोली बन रही हो ना तुम। मैं तभी आया जब तुम दोनों रंगलिया बना रहे थे। कहीं मैंने तुम्हारे रंग में भंग तो नहीं डाला ना? शनाया अपनी जुबान लड़खड़ाते हुए मयंक से कहती है, मयंक तुमने जैसा देखा वैसे कुछ नहीं है। इतना कहकर वह सावन की ओर इशारा कर मयंक से कहती है, यह आदमी मुझसे जबरदस्ती कर रहा था।
मयंक शनाया की बात सुन हंसने लगता है और शनाया से कहता है, एक्टिंग करना तो कोई तुमसे सीखे। तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता नहीं चलेगा? मैं तुम लोगों के बहकावे में आकर गलत कदम उठाने जा रहा था और तुम लोग यहाँ बैठ के मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे। मयंक अग्रवाल की बात सुन सावन अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और मयंक से कहता है, भाई ये आप क्या बोल रहे हैं? आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं आपके खिलाफ भला कोई षड्यंत्र कैसे रच सकता हूँ? मैं तो आपका वेल विशर हूँ, मैं आपको मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तो हमेशा आपका भला ही चाहूंगा। तभी तो जब मैंने देखा कि वह समर का बच्चा आपको मारना चाहता था, मैंने आपके साथ हाथ मिलाकर उसे पहले मरवा दिया। सावन की बात सुन मयंक अग्रवाल काफी गुस्सा हो जाता है। उसकी आंखें गुस्से से पूरी लाल हो जाती है। वह सावन की और एक कदम बढ़ाकर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, चुप रहो तुम जिस आदमी की बुराई कर रहे हो, आज उसी की वजह से मुझे पता चला है कि तुम लोग थे जो मेरी जान के असली दुश्मन थे। अगर वह आदमी ना होता तो आज पता नहीं मैं कितने सारे गलत कदम उठाकर अपने रिश्ते खो बैठता। तुम लोगों के कारण मैंने अपनी आंटी को भी कितना बुरा भला कहा, उन्हें कितना दुख पहुंचाया, फिर भी वह मेरे लिए लड़ती रही। मेरी आंटी आज तक किसी के सामने नहीं झुकी, लेकिन तुम लोगों की वजह से उन्हें मेरी जान की भीख मांगते हुए झुकना पड़ा है। मयंक की बात सुनकर शनाया और सावन एक दूसरे की ओर देखते हैं और मयंक से पूछते हैं, आप किस आदमी की बात कर रहे हैं? मयंक शनाया और सावन को बताता है, समर की बात कर रहा हूं मैं।